हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल यानी मॉम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन 2022 का देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2020 का कंप्लीट कर लिया था। 2021 में किसी कारणवश वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिए थे, उसके कारण हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन करके छोड़ दिए थे। 2022 का यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट कर दे रहा है। थ्योरी खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो न्यूमेरिकल होगा उसको बता देते हैं। 2022 का सोल्यूशन देख लीजिएगा, 21 का देख लीजिएगा, 20 का देख लीजिएगा। और हम आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक कंबाइन करके अलग से सेशन बना देंगे। 2020 का ऑब्जेक्टिव, 2021 का ऑब्जेक्टिव, 2022 का ऑब्जेक्टिव अलग सेशन कर देंगे। मैराथन देख लीजिएगा, 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप में भेज दिए, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। मॉडल पेपर भेज दिए। अब आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन यहाँ पे। और ये 2022 वाला बीयू के पैटर्न पे है, ठीक है। तो बीयू के पैटर्न पे है तो हो सके ये अपने पैटर्न पे क्वेश्चन को मतलब रिपीट कर सके, ठीक है। तो इसलिए 22 वाला कंपलसरी है, देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए देख रहे हैं। ए रोल्ड स्टील जॉइस्ट ऑफ आई सेक्शन हैज टॉप एंड बॉटम फ्लेंज 150 mm इंटू 25 mm एंड वेव ऑफ साइज 300 mm 12 mm। आपको बोल रहा है कि एक आई सेक्शन है जिसका फ्लेंज 150 mm इंटू 25 mm है और वेव का जो साइज है 300 इंटू mm 12 mm है। आपको हम इसका 3D फिगर बनाकर समझाएंगे, लेकिन पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला कि आई सेक्शन है जिसमें फ्लेंज का साइज दिया हुआ है, वेव का साइज दिया हुआ है। इस आई सेक्शन को सिंपली सपोर्टेड बीम के रूप में इसको यूज किया जा रहा है, जिसका स्पान 4 मीटर का है। टू कैरी एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 80 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर इट्स इंटायर स्पान। जो हम आई सेक्शन का सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहे हैं वो 4 मीटर का है, ठीक है। और इसके ऊपर पूरे लेंथ पे यानी 4 मीटर पे एक 80 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लोड एक्ट कर रहा है। हम अभी जस्ट आपको 3D फिगर में समझाएंगे। इन टायर स्पान ड्रॉ बेंडिंग एंड शेयरिंग स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन एट 1/4 टाइम्स ऑफ स्पान। बोल रहा है कि इसका बेंडिंग एंड शेयरिंग डायग्राम को क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। कहाँ पे करना है, 1/4 टाइम ऑफ द स्पान पे। आइए पहले इसको हम समझते हैं 3D फिगर में कि कैसा बीम है। यहाँ पे हम बनाते हैं, देखिएगा ये आपको आई सेक्शन दिख रहा है, ये आपका आई सेक्शन हो गया। और आई सेक्शन का क्या है, आपके पास एक बीम है, ठीक है, इस तरह से। एक मेरा पेन टाइप पे उतना अच्छा से फिगर नहीं बनेगा, आप अपने स्केल से बनाइएगा बढ़िया से फिगर। इस तरह से दिख रहा है, ये आपका कितना है, एक बीम है, ठीक है। कितना मीटर का है, 4 मीटर का। यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं इसको। चलिए समझ गए, दिख रहा है आपको बीम है। चलिए ये कितना मीटर का है, आपको 4 मीटर का है, ठीक है। ये जो बीम है आपका कितना मीटर का है, 4 मीटर का है। ये आपको कितना मीटर का बोला था, 4 मीटर का बीम है। कैसा सेक्शन, क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है, आई सेक्शन है, ठीक है। अब इस पे बोला था कि एक यूडीएल लोड लगाया गया है। कैसा लोड लगाया गया है, इस पे एक यूडीएल लोड। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यूडीएल लोड, कितना किलो न्यूटन का, 80 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। इसका फ्लेंज का भी साइज दिया था 300 mm इंटू 12 mm। और इसका नहीं, ये वेव का दिया हुआ था, वेव का साइज था, फ्लेंज का साइज कितना दिया हुआ था, 150 इंटू mm 25 mm। ये आपका 150 mm है और ये कितना है, 25 mm है। वेव का जो साइज दिया हुआ था 300 mm ये वाला है और 12 mm ये वाला है, 12 mm ये वाला है। तो इस तरह से आपका एक क्या है, बीम है। तो बताइए इसका ड्रॉ करना है शेयरिंग एंड बेंडिंग स्ट्रेस। आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इस फिगर को अलग अलग करके लिखना चाहें तो हम इसका आई सेक्शन को अलग बना देते हैं और यूडीएल लोड को अलग दिखा देते हैं। यानी यहाँ पे हम स्टार्ट करते, देखिएगा आई सेक्शन पहले बना लेते हैं। यहाँ पे हम, ये आपका आई सेक्शन हो गया। ये आपका आई सेक्शन हो गया। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये मेरा यूडीएल लोड लग रहा था कितना मीटर पे, 4 मीटर पे। बात समझ में आया। यही अभी हम अलग अलग फिगर बना के सूर्य से अलग फिगर बना देते तो आपको समझ में भी नहीं आता कि कैसे ये फिगर आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका जो फ्लेंज का जो आपका साइज दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 150 mm दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है, 25 mm दिया हुआ है। ये जो साइज दिया हुआ है इसका 300 mm दिया हुआ था और इसका विड्थ दिल था वेव का 12 mm, ठीक है। जो साइज
टॉप फ्लेंज का है वही साइज बॉटम फ्लेंज का है, ऐसा क्वेश्चन बताया था। एक बीम पे यानी 4 मीटर का बीम है जिसपे यूडीएल लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन पर मीटर का, ये 4 मीटर का है। तो आपको बोला है कि ड्रॉ करना है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस कहाँ पे, तो आपको 1/4 टाइम ऑफ स्पान, स्पान कितना है 4 मीटर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 मीटर पे, यानी आपको 1 मीटर पे निकालना है बेंडिंग और शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना पड़ेगा और शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं, उसके बाद शियर स्ट्रेस निकालेंगे, उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे। हम जानते हैं सबसे पहले तो इस बीम का रिएक्शन निकाल लेते हैं ना, बीम का सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले काम, उसके बाद आगे कुछ करेंगे। ये आपका क्या है, बीम था, सिंपली सपोर्टेड बीम है। आपको रिएक्शन निकालने के लिए सभी स्टूडेंट को सिखा चुके हैं हम शॉर्ट में। ठीक है, ये 80 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये पूरा कितना है आपका 4 मीटर का स्पान है। क्लियर है, तो आपको मैराथन करवा रहे थे तो वहाँ पे शॉर्ट में निकालने के लिए रिएक्शन सिखाए थे, ये आर ए निकालना है और यहाँ पे क्या निकालना है, आर बी निकालना है। शॉर्ट में कैसे सिखाए थे कि यूडीएल लोड दिया रहेगा, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 × 4 यानी हो गया 320 किलो न्यूटन, और इसी को हाफ हाफ कर दीजिएगा तो ये कितना हो गया 160 किलो न्यूटन, ये हो गया आपका 160 किलो न्यूटन। तो आर ए आर बी का वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर लिए आप लोग, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ तक में। अब हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है ना, क्योंकि हमको जो ड्रॉ करना है बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस, तो सबसे पहले हम बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू निकालते हैं कि कितना मेरा बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हम कौन सा इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए बेंडिंग इक्वेशन पढ़े होंगे आप। ठीक है, और ये आपको 2020 वाला में भी बेंडिंग इक्वेशन पढ़ाए हैं, 4th सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, याद ही होगा, बस आप लोग भूल जाते हैं। M/I सिग्मा बी अपॉन बाई और E/R, याद है, M/I सिग्मा बी अपॉन बाई और E/R। हमको निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस, ये निकालना है, सिग्मा बी का वैल्यू निकालना है, और हमको बाई दिया रहेगा। आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई सेक्शन है तो आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। यहाँ पे मोमेंट, तो ये हमको इस चारों इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, मोमेंट भी निकाल सकते हैं। जब सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे लोड लग रहा है तो मोमेंट भी निकाल लेंगे। आई सेक्शन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेंगे, है ना। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पे लिख देते हैं। एम क्या है, मोमेंट है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। ए आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमओ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, यही तो हमको निकालना है। और बाई क्या है, ये डिस्टेंस, कहाँ से आपको कहाँ तक निकालना है, तो हम लोग देखेंगे जब इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ई और आर का कोई काम नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं था। ठीक है, ये आपको यहाँ से मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बाई निकालना है, पुट करना है, यहाँ से आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं मोमेंट निकालना है। कहाँ पे मोमेंट निकालना है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा था आपको 1/4 टाइम ऑफ स्पान। स्पान मतलब कितना मीटर का ये लेंथ का बीम है, 4 मीटर का है, तो हमको कितना मीटर होगा, बोला है कहाँ पे निकालना है, 1/4 टाइम ऑफ स्पान। यहाँ पे आपको निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस, तो 1/4 गुने स्पान का कितना मीटर का है, 4 मीटर का, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया 1 मीटर पे। यानी हम बोले थे, कल भी पढ़ा रहे थे, तो जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंट का। अगर हम मोमेंट को 1 मीटर पे निकाल दे तो वहीं पे मेरा क्या निकल जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी निकल जाएगा। यानी मेरा काम है कि मोमेंट निकालना कितना मीटर पे, 1 मीटर पे। तो आइए मोमेंट निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। कैसे, आपको पढ़ाया गया है, मॉड्यूल नंबर 2 पढ़े होंगे, वहाँ पे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पढ़ाए थे। सॉरी। तो मेरा जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इसमें हम क्या करते हैं, सेक्शन काट लेते हैं। मोमेंट बनाना सभी बच्चों को हम सिखा चुके हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते थे, सेक्शन काटते थे, है ना, इस सेक्शन काटते हैं कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। तो ये जो सेक्शन काटे हैं इसको हम काट के नीचे ले आते हैं, है ना, ताकि हमको साफ सुथरा फिगर नजर आए। ये आपका क्या था, आर ए था, ये आपका बीम था जिसपे यूडीएल लोड लग रहा था, और यहाँ पे हम क्या काटे हैं, सेक्शन काटे हैं। कितना डिस्टेंस पे काटे हैं, एक्स डिस्टेंस पे काटे हैं। इस पे लोड कितना का है, 80 किलो न्यूटन पर मीटर का है। आर ए का वैल्यू कितना दिया है, 160 किलो न्यूटन। यही यहीं पे हमको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आप क्या लिखते थे, जहाँ पे सेक्शन काटते थे तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या लिखते थे, जहाँ पे निकालना है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर ए इंटू कहाँ पे निकालना है, जहाँ सेक्शन काटे, तो आर ए इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स, माइनस माइनस
हम लोड की यूडीएल को डिस्टेंस से गुना कर देते हैं तो लोड बन जाता है, तो 80 गुने एक्स, तो ये तो लोड बन गया। मोमेंट के लिए क्या करते हैं, जब लोड हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते थे 80 गुने एक्स, तो ये कहाँ पे आ जाता था, सेंटर पे, कितना 80 एक्स, 80 एक्स, ये लोड बन गया कहाँ पे, सेंटर पे, तो x/2 और x/2। अब इसको गुना कर दीजिए डिस्टेंस से यानी x/2 से, ये आपका क्या हो गया, मोमेंट। यानी और हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें, और थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहें इसे, तो इसको इरेज करते हैं और साफ सुथरा फिगर बना के इसको हम बताते हैं कि कैसे मोमेंट आया, है ना। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तुरंत हम बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे फिर से हम उसी फिगर को बनाते हैं। ये आपका क्या था, आर ए था, ये आपका यूडीएल लोड लग रहा था, और ये आपका सेक्शन था। यूडीएल लोड कितना का था, 80 किलो न्यूटन पर मीटर का था। ये आपका डिस्टेंस एक्स था। हम क्या करते हैं ना बाबू, कि इस यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते थे। 80 गुना एक्स बताए थे कि यूडीएल को डिस्टेंस से गुना कर दीजिएगा तो पॉइंट लोड बन जाता है। अभी इस यूडीएल को मिटा दीजिए, जो आपका यूडीएल था उसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और इसको पॉइंट लोड में करके लिख देते हैं। ये पॉइंट लोड हो गया कितना, 80 इंटू एक्स। और ये जो पॉइंट लोड लगता है कहाँ पे लगता है, जितना डिस्टेंस होता है उसके आधा पर, जितना डिस्टेंस होता है उसके आधा पे। हम जानते हैं कि मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आर फोर्स के लिए, आर ए रिएक्शन फोर्स के लिए अगर हम मोमेंट निकालना चाहें, तो ये लोड हो गया। अब यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, एक्स, आर ए इंटू एक्स। ये अपर अपर था, पॉजिटिव ले लिए, डाउनवर्ड को निगेटिव ले लेते हैं। लोड कितना है आपका, 80 एक्स, तो 80 एक्स तो लोड हो गया। डिस्टेंस आपको कितना है इस लोड से सेक्शन तक का, तो x/2, तो ये हो गया x/2, यही हो गया मोमेंट। अब समझ में आया मोमेंट। अच्छा, हमें मोमेंट कितना पे निकालना है, 1 मीटर पे, यानी x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 1 मीटर। तो आर ए का वैल्यू 160 था, x का वैल्यू 1 हो गया। क्यों, क्योंकि बोला था क्वेश्चन ही कि हमको 1 मीटर पे आपको क्या चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, 1/4 टाइम्स ऑफ स्पान पे। 80 इंटू कितना हो गया, 1 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा, 160 माइनस 40, यही ना, 2 40 दूना 80 हो गया, यानी हो गया ये आपका 120 किलो न्यूटन इंटू मीटर। आपका मोमेंट निकल गया। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, कल ही हम सिखा चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। आई सेक्शन का है, देखिएगा यहाँ पे बारी बारी से हम मोमेंट, यहाँ पे एक चीज तो कैलकुलेट कर लिए हम, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम कल ही आपको सिखा चुके हैं कि इसका कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। टोटल में से ये जो दो गो यहाँ पे सेक्शन दिखेगा उसको घटा देंगे, यानी इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो टोटल में से किसका घटा देंगे, इसको सेक्शन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, 3। सेक्शन 1 किसको माने, ये पूरा को सेक्शन 1 माने, ये पूरा को क्या माने हैं, सॉरी एक सेकेंड, ये पूरा को क्या माने हैं, सेक्शन 1 माने, ये पूरा को, है ना। एक सेकेंड हम फिर से दिखाना चाहेंगे इसको, ये जो हम हैचिंग करके दिखा देते हैं, एक सेकेंड प्लीज वेट। सेक्शन 1 किसको माने, ये पूरा को, एक सेकेंड जल्दी, मेरा पेन टाइप नहीं काम करता है। इसको हम क्या करते हैं ना, इसको इस तरह से मिला देते हैं। अभी पूरा ये ऐसा बन गया, देखिए तो ऐसा बन गया पूरा रेक्टेंगल सेक्शन, तो इसी को हम 1 माने। अब 1 में से ये पूरा को हम रेक्टेंगल मान लिए, ये पूरा को हैचिंग कर दिए हैं, तो ये पूरा को क्या मान लिए, रेक्टेंगल मान लिए, तो इसको 1 मान लेते हैं। और इसमें से ई वाला घट आएंगे, तब मेरा जो एक्चुअल आई सेक्शन था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। पूरा को रेक्टेंगल मान लिए, तो पूरा को रेक्टेंगल माने तो 1 हो गया, और इस पोर्शन को 2 और इस पोर्शन को 3, यानी 1 में से ए वाला घटा दे, ए वाला घटा दे, तो सेक्शन 1 माइनस जो मोमेंट ऑफ नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, सेक्शन 1 में से सेक्शन 2 को घटा दीजिए और सेक्शन 3 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा दीजिए। तो सेक्शन 2 और 3 तो सेम ही है, सेक्शन 2 जितना है उतना ही सेक्शन 3 है, देख पा रहे होंगे सिमेट्रिकल है, तो सेम ही रहेगा। तो इसको हम इस तरह से और लिख सकते हैं, I1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2 या I3, दोनों बराबर है तो 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम रेक्टेंगल का क्या जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बी है ये डी है, तो क्या होता है, BD/12, BD/12, यानी B1 D1 का होल क्यों, क्योंकि 1 सेक्शन के लिए ले रहा है, बटा 12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ B2D2 का होल क्यू बटा 12। B1 का वैल्यू कितना, ये पूरा विड्थ कितना है, ये तो पूरा विड्थ दिया हुआ था 150, कितना दिया हुआ था 150। ये पूरा डेप्थ कितना दिया हुआ है, तो हमें पूरा डेप्थ ये 25 दिल था, नीचे भी ये 25 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 150 था, कितना था देख लीजिए, 300 था, सॉरी 300, ये कितना था 300, एक सेकेंड, ये 300 था, तो ये कितना हो जाएगा अब 300, और 25 ऊपर 25 नीचे, पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 350, 350 का होल क्यू डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2 इंटू B2 कहाँ से कहाँ होगा, यानी B2 कितना डिस्टेंस होगा, एक सेकेंड दिखा रहे हैं,
B2 डिस्टेंस होगा ये वाला, ये होगा B2 है ना, यही होगा B2। और B3 कौन होगा, इधर दिखा रहे हैं। तो B3 से तो काम ही नहीं, दोनों तो सेक्शन बराबर ही था, तो एक के को के लेके 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। ये आपका क्या है, B3 है, ये आपका B3 है। तो B2 है। और डेप्थ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डेप्थ हो जाएगा, जो कितना है 300 है। लेकिन B2 हम कैसे निकालेंगे, ये आपको दिया हुआ था 12 mm, अब पूरा था 150 mm। तब 150 mm में से 12 mm ये वाला घटा देते हैं, दिखा रहे हैं एक सेकेंड, इरेज नहीं होता है जल्दी, एक सेकेंड। ये आपका कितना था, यहाँ से यहाँ था 150 था, ये कितना था 150 mm। और ये आपका इतना घटा दीजिए, कितना mm, 12 mm। तो ये कितना बचेगा दोनों साइड, पहले तो 150 में से 12 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 138 बचेगा, है ना, 138। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 69, यानी B2 का वैल्यू भी 69 और ये B3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 69। अब बात समझ में आया। तो ई बिर्थ आपका कितना हो गया, ये बिर्थ कितना हो गया 69, ये बिर्थ कितना हो गया आपका 69, और ये 12, टोटल जोड़िएगा 150, तो ये आपका कितना हो जाएगा 69। डेप्थ का वैल्यू कितना था, जो आपका वेव है, वेव का डेप्थ कितना है, तो ये क्वेश्चन में पढ़िएगा, ये दे रहेगा आपको 300। तो 300 का क्या हो जाएगा, होल क्यू और डिवाइडेड बाई 12। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 2 पॉइंट कितना आ रहा है, 2543 गुने 10⁸ 2.25 गुने 10⁸ न्यूटन पर, सॉरी ये इसका यूनिट mm⁴ होता है, एक सेकेंड, mm⁴, mm⁴ आपका आई निकल गया, मोमेंट निकल गया, हमको चाहिए और इसमें क्या बाई चाहिए। तो बाई डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का होगा, तो बाई डिस्टेंस होगा आपका इसका सेंट्रॉयडल एक्सिस यानी न्यूट्रल एक्सिस से ले करके, न्यूट्रल एक्सिस से ले करके टॉप टॉप ऑफ द बीम, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये वेव का जो डेप्थ था 300 था, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ये 25, तो यहाँ तक के टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 + 25। तो यहाँ पे मेरा बेंडिंग स्ट्रेस कितना है फाइंड आउट हो जाएगा। यानी हम यहाँ फिर से सेक्शन बनाते हैं, एक सेकेंड, ये आपका आई सेक्शन था, ये आपका आई सेक्शन है, ये हम मेरा 300 mm था, ये मेरा 25 mm है, ये 25 mm है। हमको चाहिए सेंट्रॉयडल एक्सिस से ले करके कहाँ तक का डिस्टेंस, टॉप ऑफ फ्लेंज या बॉटम ऑफ फ्लेंज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 300 का आधा 150 हो जाएगा, और प्लस ये कितना 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 175। तो ये बाई मैक्सिमम भी आपका निकल गया। अब सब वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं हम लिखते हैं, बताइएगा मोमेंट कितना आया है, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, पॉज पीछे बैक करके देखिए मोमेंट कितना आया था इसका, 120 किलो न्यूटन इंटू मीटर आया था, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है 2.25 गुने 10⁸ mm⁴। बाई बार का वैल्यू कितना आया, मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है 175 mm। अब सब mm में है तो इसको भी mm में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10⁻3 इसमें 10⁻3 इसमें, यानी हो गया 6, ये हो गया क्या न्यूटन इंटू mm, ठीक है। मोमेंट निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, आपको बाई मैक्सिमम निकल गया, यानी टॉप ऑफ द बीम एंड बॉटम ऑफ द बीम का मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया 175 mm। जितना ऊपर यहाँ से सेंट्रॉयडल एक्सिस से जितना ऊपर होगा डिस्टेंस, उतना ही कहाँ होगा, नीचे होगा, 175 mm इधर, 175 mm इधर, ठीक है। अब आते हैं इसका कैलकुलेट करते हैं हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस के क्या होगा, एम मैक्सिमम लेंगे ना, मैक्सिमम बाई मैक्सिमम, ठीक है, टू द आई, एम बाई अपॉन आई, क्योंकि आप पढ़े होंगे एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन बाई। इसको हमको क्या निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, तो सिग्मा बी इजकल टू क्या हो जाएगा एम इंटू बाई अपॉन आई। सारा वैल्यू दिया हुआ है, पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। पुट कीजिए यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू पुट कीजिएगा, 120 गुने 10⁶ इंटू बाई बार का वैल्यू 175 डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 इंटू 2 5 इंटू 10⁸ इसका कितना वैल्यू आ गया, कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, एक सेकेंड प्लीज वेट, 120 इंटू 10⁻, क्योंकि कैलकुलेशन अगर मिस्टेक रहता है तुरंत आप डॉट पूछ देते हैं, आपको इतना समझ में नहीं आता कि जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो खुद से भी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, रोबोट थोड़े हैं जो हमसे गलती नहीं होगा कैलकुलेशन। ये आपका क्या है न्यूटन पर mm² है, ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस आ गया, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस हमें टॉप और बॉटम पे मिल गया,
बॉटम के भी डिस्टेंस इतना ही है, टॉप का भी डिस्टेंस इतना ही है ना। अभी हम समझा रहे थे कि अगर हम बॉटम पे निकालना चाहें तो बॉटम का भी डिस्टेंस कितना है, बाई का वैल्यू 175, टॉप पे और उतना ही होगा, बॉटम पे कितना होगा 175 ही होगा, यानी वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आपको क्या ड्रॉ करने कहा है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये आपका आई सेक्शन था, ये आपका आई सेक्शन था। आप स्केल से बनाइएगा, सुंदर से फिगर बनाइएगा, ठीक है, और क्लीन फिगर बनाइएगा। हम यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ड्रॉ करते हैं, मेरा कितना वैल्यू आया यहाँ पे 93.33 न्यूटन पर mm², है ना। और बॉटम पे कितना होगा 93.33 न्यूटन पर mm²। यही आपका क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा बोला शियर स्ट्रेस डायग्राम निकालने के लिए। हमें नहीं लगता है कहीं कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एक का पॉइंट को आपको लेकर चल रहे हैं, डिटेल में समझा कर चल रहे हैं, ठीक है। अब से कोई क्वेश्चन आएगा इस टाइप का बन जाना चाहिए, ठीक है। हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे नंबर पे, दिन भर मैसेज करते रहते हैं आप लोग खाली। शेयरिंग स्ट्रेस, इतना मैसेज आता है कि एक दिन पे व्हाट्सअप हमको रिसेट करना पड़ रहा है। अरे छोटा अगर कोई मेजर डॉट होता है तब पूछिए, पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ भेजा हुआ रहता है ग्रुप में, फिर भी एकदम पर्सनली हमको भेजिए। ग्रुप में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगेगा खोजने में, खोज सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं वहाँ पे जाके। चलिए देखिए यहाँ पे तो ऐसा आउट, गुस्सा तो तब आता है जब बोलेगा ना कि इस वीडियो का लिंक दे दीजिए, मतलब मैराथन 2 का लिंक दीजिए। आपको राजीव पाठशाला सर्च नहीं करने आता यूट्यूब पे, सर्च कीजिए, जाइए देखिए कहाँ पे कौन सा आपको चाहिए, ले लीजिए, परेशान करना जरूरी है। चलिए देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हमको शेयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू निकालेंगे, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू निकाले फिर डायग्राम ड्रॉ किए, तो उसी तरह से शेयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू चाहिए। तो शेयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू जो फॉर्मूला जो होता है वो आपका पढ़े होंगे 4th सेमेस्टर में। शेयरिंग स्ट्रेस ड्यू टू शेयर फोर्स कितना होता था, एस ए बाई बार अपॉन एक टाउ हो गया, ठीक है, टाउ से डिनोट करते हैं, एस ए बाई बार अपॉन आई इंटू बी। यहाँ पे एस क्या है, शेयर फोर्स, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी ए बाई बार अपॉन आई इंटू बी। भी क्या है यहाँ पे, शेयर फोर्स। एरिया इंटू, कल ही का एक क्वेश्चन बता रहे थे आपको, वहाँ पे एक्सप्लेन करना भूल गए थे आपको, एरिया इंटू ऐसा कल लिखे होंगे आपको फॉर्मूला, वी इंटू आपका वॉल्यूम एलिमेंट टू द आई इंटू बी, या वहाँ टी से डिनोट कर दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, टी से डिनोट कीजिए चाहे बी से, बस इतना याद रखिएगा ये क्या है, विड्थ है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम एलिमेंट कल ही के क्वेश्चन 2020 वाला में, क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, लेकिन उसमें शियर स्ट्रेस निकालने के लिए आई सेक्शन दिया हुआ था, मतलब इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालने के लिए बोला था, और कहाँ पे ऐसे बोला था कि यहाँ पे ए पॉइंट है उसमें, तो यही फॉर्मूला लगा के निकाले थे ना, तो यही ए इंटू बाई बार क्या कहते थे इसको, वॉल्यूम एलिमेंट। तो ए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ए भी, सब सेम ही है। तो आपको जो पसंद फॉर्मूला में, वो फार्मूला को आप लेके चल सकते हैं, है ना। चलिए हम ले लेते हैं, कौन सा ले ले, आप ही बोलिए, ए ही ले लेते हैं, भी इंटू ए इंटू बाई बार अपॉन आई इंटू बी। यहाँ पे भी क्या है, शियर फोर्स, ए क्या है, एरिया, बाई बार क्या है, जहां तक हमको निकालना है, जैसे फ्लेंज भी निकालना है, तो फ्लेंज का इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, फ्लेंज के सेंट्रोइडल एक्सिस तक का डिस्टेंस। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी क्या है, विड्थ, जिसमें निकालना है उसका विड्थ हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या चाहिए, शियर फोर्स चाहिए, है ना, शियर फोर्स चाहिए। तो शियर फोर्स तो वही जो अपना सिंपली सपोर्टेड में यूडियल लोड लग रहा है, तो शियर फोर्स निकालने के लिए आपको सिखाए थे, तो वहीं से हम लोग शियर फोर्स निकाल लेंगे। एरिया तो हमको पते हो जाएगा, अगर फ्लेंज में चाहिए तब फ्लेंज का विड्थ था गुने डेप्थ से गुना कर देंगे तो एरिया हो जाएगा, बाई बार भी निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल ही चुके हैं हम लोग, बी विड्थ हो जाएगा, एकदम सिंपल है, तो और जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमको क्या क्या चाहिए बाबू, यहाँ पे लिख भी देते हैं वैसे। शियर फोर्स है, शियर फोर्स है, ए क्या है आपका, एरिया है जिसमें निकालना है, बाई बार तो हम डिस्टेंस ले लेंगे, आई क्या है, एमओ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अभी क्या है यहाँ पे विड्थ है, ठीक है। हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले शियर फोर्स। शियर फोर्स यहाँ पे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, यहाँ पे यूडियल लोड लग रहा है, कितना किलो न्यूटन का, 80 किलो न्यूटन पर मीटर का, कितना मीटर पे लग रहा है, 4 मीटर पे लग रहा है। अगर हम शियर फोर्स, क्योंकि जो मेरा शियर स्ट्रेस आता है वो ड्यू टू शियर फोर्स आता है, यानी अगर हम शियर फोर्स निकाल दिया 1 मीटर पे, तो यहीं पे मेरा क्या आ जाएगा, 1 मीटर पे आपका शियर स्ट्रेस डायग्राम बन जाएगा। बोला था कि हमें 1/4 टाइम ऑफ स्पान पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 1/4 टाइम ऑफ स्पान, स्पान 4 से 4 कट गया, 1 मीटर, यानी 1 मीटर पे हमको क्या निकाल देना, शियर फोर्स। तो पहले तो हम सेक्शन काटते हैं शियर फोर्स के लिए,
तो शियर फोर्स के लिए सेक्शन काट दिए यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे सेक्शन काट दिए एक्स एक्स, कितना डिस्टेंस पे काटे बाबू, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। ये आर ए है, आर ए कितना है 160 किलो न्यूटन है। हमें यहाँ पे शियर फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हैं आप, शियर फोर्स एट एक्स एक्स क्या हो जाएगा 160 माइनस, क्योंकि ये आर ए ऊपर जा रहा है तो इसको प्लस में ले लेते हैं, एक सेकेंड, आर ए ऊपर जा रहा है प्लस में ले लेते हैं, और ए नीचे आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे कितना ले लेंगे इसको, 80 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी 80 इंटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल लोड बन जाता है। हमें सिर्फ शियर फोर्स चाहिए तो हमको टोटल लोड चाहिए, मोमेंट रहता तब डिस्टेंस से गुना करते, किन्हीं को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मोमेंट रहता तब हम डिस्टेंस से गुना करते, सिर्फ लोड ही है। तो लोड आर ए कितना ऊपर, आर ए अपर डायरेक्शन में है, आर ए लिख दिए पॉजिटिव में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 80 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, कितना मीटर पे लग रहा है, एक्स मीटर पे, तो जितना मीटर पे लगता है उससे गुना कर देते हैं तो ये टोटल मेरा लोड हो जाता है, 80 गुने एक्स लोड हो गया, तो ये ऊपर से जा रहा था वो नीचे से माइनस लगा दिए 80 एक्स। अब हमको कितना मीटर पे चाहिए शियर फोर्स, तो एक्स 1 मीटर पे चाहिए, यानी एक्स का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, आर ए का वैल्यू 160 है, 80 गुने कितना 1, यानी 180 में से 60, 160 में से 80 गया, 80 किलो न्यूटन बचा, ये आपका शियर फोर्स आ गया। तो एक चीज़ तो हमको एकदम आसानी से कैलकुलेट हो गया, मेरा कितना है 80 किलो न्यूटन है। फोर्स तो हम लोग निकाल लिए, शियर फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जो शुरू में निकाले थे वही, आई सेक्शन में कोई चेंज थोड़े हो रहा है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, वो तो मेरा सेक्शन वही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा। विड्थ ऑफ फ्लेंज या विड्थ ऑफ वेव तो हमको मालूम है, हमको अब चाहिए एरिया इंटू बाई बार। इसको दम आसानी भाषा से समझने के लिए हम पहले आपको डायग्राम ही इसका बना देते हैं, क्योंकि हम भी इसी तरह से समझे थे, है ना, जब हम पढ़ रहे थे तो दम आसानी से समझने के लिए जो हमें टीचर पढ़ाए थे वो बताए थे कि इसको पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद समझेंगे उसका वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा ये आपका क्या है, आई सेक्शन है, ये आपका आई सेक्शन है। इसको डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं डॉटेड लाइन से, इसको एक्सटेंड कर दिए, ये बॉटम फ्लेंज हो गया, और सिमेट्रिक है ये, मतलब सिमेट्रिक मतलब समझ रहे हैं ना, जो फ्लेंज ऊपर है वही फ्लेंज नीचे है, ठीक है। तो बीच से इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ से हो जाएगा, सेंट्रोइडल एक्सिस के दूसरा पेन से कर लेते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस को हम लोग ये ब्लू वाला पेन से कर लेते हैं, आपका हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस। अब सुनिएगा, इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, शियर स्ट्रेस डायग्राम होता है वो टॉप पे 0 होता है, टॉप पे कितना होता है 0, यानी टॉप पे फ्लेंज के टॉप पे और बॉटम के टॉप पे क्या होगा 0 होगा, यानी यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कहाँ पे ये, अच्छा सुनिएगा एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि फ्लेंज का बॉटम किसको कहिएगा, तो फ्लेंज का बॉटम यही वाला फ्लेंज का बॉटम है, फ्लेंज का बॉटम ये वाला आपका टॉप हो जाता है, ये टॉप हो जाता है, ये क्या हो जाता है बॉटम हो जाता है ना, ये बॉटम हो जाता है। तो फ्लेंज के टॉप पे तो 0 होगा तो ऊपर लिख दिए 0। अब फ्लेंज के बॉटम पे शियर स्ट्रेस आएगा, वो कितना आएगा अभी हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ तो वैल्यू आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे वो वैल्यू आ गया और इसको हम पैराबोलिक से मिला देते हैं। सिमेट्रिक है तो जैसे नीचे होगा, जैसे ऊपर होगा वैसे नीचे होगा। अब ये हो गया फ्लेंज के लिए। अब आइए हम वेव के लिए पूछते हैं कि वेव का टॉप कहाँ पे है, तो वेव का टॉप ये हो जाता है, ये टॉप हो गया वेव का, और बॉटम ये वेव का बॉटम हो जाता है ना, ये आपका वेव है, ये आपका वेव है, तो वेव का टॉप यही होगा और वेव का बॉटम ये हो जाएगा। वेव का जो टॉप है वही तो फ्लेंज का बॉटम था, जो वेव का टॉप है ये टॉप है, और यही चीज क्या था, यही चीज क्या था किसका, फ्लेंज का बॉटम था, यही क्या था फ्लेंज का बॉटम। तो टॉप और बॉटम क्या है, सेम ही चीज है ना, किसके लिए, इसके लिए हम शियर स्ट्रेस डायग्राम का कैलकुलेट जब करेंगे तो हम बाई बार का डिस्टेंस यहीं से हमें पता चलेगा, ठीक है। चलिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं उसके बाद और एक्स्ट्रा समझाते हैं। तो खाली हमको ये बताइए आप कि जो फ्लेंज का टॉप होगा वही वेव का क्या होगा बॉटम होगा, लेकिन इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, ठीक है, वैल्यू क्या आएगा ज़्यादा, क्योंकि इसका फ्लेंज का विड्थ ज़्यादा है, और अगर हम इसको पुट करेंगे तो विड्थ क्या होगा कम होगा, तो कम वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 150 है और इसको हम 2 से भागा दे रहे हैं, और ये 150 है जिसको हम 3 से भागा दे रहे हैं, तो नीचे में अगर कम रहता है तो वैल्यू इसका क्या होगा ज़्यादा, ये हो गया 75 दूना 150, इसको करेंगे तो 50 हो गया। देखिए नीचे में जब कम था तो वैल्यू क्या आ रहा था ज़्यादा, तो उसी तरह से अगर विड्थ कम रहेगा ये तो वैल्यू क्या आएगा ज़्यादा, तो इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे हम नोट कर दिए, ठीक है। कोई भी चीज में अगर नीचे कम वैल्यू रहता है तो भागा देने पे ऊपर क्या आएगा ज़्यादा आएगा, और नीचे ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए फ्लेंज का जो था दोनों एक ही लाइन पे रहेगा, लेकिन फ्लेंज का वैल्यू कम रहेगा क्योंकि इसका विड्थ ज़्यादा है और वेव का विड्थ क्या है कम है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा ज़्यादा आएगा, उसी तरह से नीचे होगा, ठीक है।
अब यहाँ से समझ सकते हैं कि एरिया एरिया इंटू बाई बार जो होगा, एरिया और बाई बार जो होगा, जो फ्लेंज का अगर हम बॉटम पे निकालेंगे, यहाँ पे ये फ्लेंज का क्या है, बॉटम है, फ्लेंज का बॉटम है, ठीक है, बॉटम है। और ये क्या है, वेब का टॉप का वैल्यू है, वेब का टॉप का है, ठीक है। तो वेव का टॉप और फ्लेंज का बॉटम, एरिया इंटू बाई बार क्या होगा, तो ये जो आपका सेंट्रॉइडल एक्सिस है वहां से लेके जिसमें आप निकालना चाहते हैं, तो फ्लेंज में निकालना चाहते हैं, तो यहाँ के डिस्टेंस को हम बाई बार बोलेंगे। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ आपका 300 था, 300, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये पूरा 25 था, ये कितना था, 25 था, तो इसका आधा हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 150 प्लस 25/2, 150 प्लस 25/2। और ये जो डायग्राम बन रहा है, फ्लेंज का बॉटम और वेव का टॉप क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे जो बाई बार होगा वो दोनों के लिए सेम ही होगा। ये एरिया इंटू बाई बार जो फ्लेंज के बॉटम के लिए होगा वही वेव के क्या किसके लिए होगा, टॉप के लिए होगा, ठीक है। यानी यही चीज हम समझाने आए थे। तो पहले हम इधर इसको लिखते हैं, एरिया इंटू बाई बार कितना हो जाएगा, एरिया इंटू बाई बार कितना हो जाएगा, एरिया कितना था फ्लेंज का, 250 इंटू इसका डेप्थ कितना था, सॉरी 150 था ना, सॉरी सॉरी 150, 150 इंटू कितना था इसका डेप्थ 25, फ्लेंज का जो विड्थ था कितना था 150 था, ये कितना था 25 था, तो ये तो एरिया हो गया। बाई बार चाहिए, तो बाई बार कितना हो गया, 150 प्लस 25/2, तो 150 प्लस 25/2। और यही एरिया ऑफ एरिया इंटू बाई बार जो फ्लेंज के बॉटम के लिए होगा वही वेव के टॉप के लिए होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों का वैल्यू, की वैल्यू किसका किसका है, फ्लेंज के बॉटम के लिए है, फ्लेंज का बॉटम के लिए है, और किसके लिए है, और वेव के टॉप के लिए है, ठीक है, वेव के टॉप के लिए। ये फ्लेंज ऑफ बॉटम के लिए एरिया इंटू बाई बार होगा। समझ में आया कैसे, आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा कॉल करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चाहे एक बार हम फिर से खुद समझा देते कि देखिएगा फ्लेंज का जो बॉटम है वही वेव का क्या है, टॉप है। तो जो एरिया इंटू बाई बार यानी वॉल्यूम एलिमेंट जो होगा दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। अब समझ में आया, वॉल्यूम एलिमेंट जो होगा जो फ्लेंज के लिए होगा, फ्लेंज के बॉटम के लिए होगा, और जो वेव के टॉप के लिए होगा यहीं पे ना होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। और कितना होगा, 150 प्लस 25/2। लेकिन हम ये सेंट्रोइडल एक्सिस पे निकालना चाहे, न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू निकालना चाहे, तो दोनों का समेशन हो जाएगा। किसका किसका समेशन हो जाएगा, ये आपका फ्लेंज का एरिया इंटू बाई बार, फ्लेंज का एरिया इंटू बाई बार, और ये वेव का एरिया इंटू बाई बार। तो वेव अगर हम ये न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना चाहें तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कितना हो जाएगा, तो ये पूरा 300 था, तो हाफ कितना हो जाएगा, 150, और 150 का भी हाफ हो जाएगा यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से। मतलब आप कंफ्यूज कर जाएंगे, हम फिर से बोलते हैं इस चीज को। पहले तो ये बताइए कि ये पूरा कितना वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू कितना है, 300 है, तो आधा ये 150 हो गया, ये 150 हो गया। लेकिन वेव का सेंट्रोइडल एक्सिस कितना होगा, 150 के आधा, यानी इसको 75 लिख दे। तो अगर हमको सेंट्रोइडल एक्सिस पे निकालना है तो ये फ्लेंज का एरिया इंटू बाई बार प्लस वेव का एरिया इंटू बाई बार। तो वेव का एरिया कितना हो जाएगा, ये 150 है इसका डेप्थ, आधा का वेव का आधा, ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर कितना डेप्थ है इसका 150, और विड्थ कितना है 12 mm। तो एरिया हो गया है 150 इंटू 12 mm, और सेंट्रोइडल एक्सिस कितना है, बाई बार कितना है इसका 75, ठीक है। तो ये दोनों का समेशन हो जाएगा, फ्लेंज का और वेव का। यही डॉट आया था, बहुत सारे स्टूडेंट पीडीएफ भेजे थे ना तो उससे पढ़ रहे होंगे, तो डॉट आया था। यही आपका शियर स्ट्रेस डायग्राम होगा, ठीक है, यही आपका शियर स्ट्रेस डायग्राम होगा। ये फ्लेंज का बॉटम का वैल्यू कितना होगा, वेव का टॉप का वैल्यू कितना होगा, ये मैक्सिमम यहाँ पे शियर स्ट्रेस आएगा, मैक्सिमम, इसको हम टाउ मैक्सिमम लिख दे, है ना, ये मैक्सिमम आएगा। कितना आएगा आइए निकाल के दिखाते हैं। तो पहले तो हमको जो न्यूट्रल एक्सिस पे है उसका एरिया इंटू बाई बार कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे जो एरिया और बाई बार होगा वो कितना होगा। तो पहले तो हम फ्लेंज वाला लेंगे, तो फ्लेंज वाला कितना था 150 इंटू 25, और इसका बाई बार कितना था, इसको जोड़ दीजिएगा 150 गुने 25, इसको जोड़िएगा तो 162.5 आएगा, ये हो गया 162.5, ठीक है। प्लस वेव का चाहिए, वेव का कितना था 150 था, आधा का 12 mm विड्थ था, और सेंट्रोइडल एक्सिस कितना निकाल के लाए थे, सेंट्रोइडल एक्सिस ये पूरा सेक्शन से लेके वेव का आधा का मतलब आधा वेव का सेंट्रोइडल एक्सिस कितना आया 75, ये ही आपका ये एरिया इंटू बाई बार हो जाएगा। तो एरिया इंटू बाई बार निकल ही गया। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पते है, विड्थ पते है, शियर फोर्स पते है, और डायग्राम भी
बना ही दिए, अब खाली वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए इस तरह से समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट बताते, जैसे यही चीज़ खाली हम डायरेक्ट लिखते, तो आपको समझ में आता कि फ्लेंज का बॉटम क्या बोल रहा है, वेव का टॉप क्या बोल रहा है, मतलब कुछ नहीं समझ में आता है ना। तो इसलिए हम डायग्राम ही पहले, अगर आज दिन के बाद आपको भी समझना हो या किसी को समझाना हो तो पहले डायग्राम ही समझा दीजिएगा, ठीक है। तरीका तो नहीं है कि पहले डायग्राम में समझा दे, लेकिन हाँ समझने के लिए तो हम पढ़ सकते हैं ना, खुद के लिए तो समझ सकते हैं ना। किसी को मतलब जैसे मान लीजिए एक करॉड में पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, तो वहाँ पे हम ये बोल के पढ़ा सकते हैं कि हाँ पहले डायग्राम समझ लो फिर उसका वैल्यू निकालेंगे। अगर अगर यही क्या बोलते हैं कि, चलिए छोड़िए सब चीज़ आइए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये सब क्योंकि एग्जाम का टाइम है, ज़्यादा बकवास अच्छा नहीं लगता है। आइए क्या कर रहे थे हम, वैल्यू इसका निकालते हैं, शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालते हैं ना, शेयरिंग स्ट्रेस। टाउ इजकल टू क्या होता है, पहले हम निकालते हैं कहाँ पे, टॉप पे तो क्या होगा, जीरो होगा, टॉप ऑफ फ्लेंज पे जीरो होगा, ऑलरेडी हमें पता होता है कि टॉप ऑफ फ्लेंज पे और टॉप ऑफ बॉटम पे क्या होगा, टॉप ऑफ बॉटम पे क्या होगा, जीरो होगा। बॉटम पर शियर स्ट्रेस जो होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा आते हैं फ्लेंज के बॉटम पे, बॉटम ऑफ फ्लेंज, बॉटम ऑफ फ्लेंज कितना होगा शियर स्ट्रेस, यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस भी एरिया इंटू बाई बार बटा आई इंटू बी। फ्लेंज का बॉटम बोल रहा है तब फ्लेंज का विड्थ लेना है। शियर फोर्स कितना आया था इसका, 80 किलो न्यूटन आया था, तो 80 गुनी 10 की पावर 3 कर देंगे। एरिया इंटू बाई बार कितना था, तो एरिया इंटू बाई बार देखिएगा 150 इंटू 25 था एरिया, और इसका बाई बार कितना था 162.5, और आई का वैल्यू कितना था 2 इंटू 2 5 गुने 10 की पावर 8, और विड्थ ऑफ फ्लेंज कितना था 150 का। कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है 1.442 न्यूटन पर mm², ठीक है। बॉटम ऑफ फ्लेंज निकालिए, अब यहाँ पे वैल्यू इसका पुट कर दीजिए कि बॉटम ऑफ फ्लेंज पे इसका वैल्यू कितना आया हुआ है, बॉटम ऑफ फ्लेंज पे 1.44 कितना था 1.442 न्यूटन पर mm²। उसी तरह से बॉटम पे यहाँ भी हो जाएगा, सिमेट्रिक के कारण सेम ही होगा, न्यूटन पर mm²। तो ये आपको हो गया बॉटम पे ये हो गया फ्लेंज के बॉटम पे, ठीक है, सिमेट्रिक है तो दोनों तरफ क्या होगा, सेम ही होगा। अब आते हैं वेव के टॉप पे निकालते हैं, वेव के टॉप पे कितना वैल्यू आएगा। तब वेव के टॉप पे निकालने के लिए टॉप ऑफ वेव शियर स्ट्रेस कितना होगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस कितना होगा, शियर फोर्स इंटू एरिया इंटू बाई बार आई इंटू बी। अब यही यहाँ पे ध्यान खाली रखना है, ये तो शियर फोर्स सबके लिए सेम ही होगा 10 की पावर 3। एरिया कितना होगा, तो जो टॉप ऑफ वेव पे निकाल रहे हैं, टॉप ऑफ वेव पे, तो वेव जो है किसमें है, टॉप ऑफ वेव चाहे बॉटम ऑफ फ्लेंज दोनों एक ही था ना, तो उसका एरिया इंटू बाई बार क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, ठीक है। एरिया इंटू बाई बार क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉटम ऑफ फ्लेंज और टॉप ऑफ वेव दोनों सेम ही था, तो इसलिए ऊपर का वैल्यू सेम ही हो जाएगा 2.25 गुने 10 की पावर 8। अब यहाँ विड्थ चेंज होगा, टॉप का विड्थ कितना है, वेव का विड्थ कितना है, तो 12 mm था, बस यहीं पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कितना आंसर आ रहा है 18.055 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो आइए यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसका वैल्यू फिगर में। यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है 18 पॉइंट, दूसरा पेन से लिखते हैं 18 पॉइंट कितना था, एक सेकेंड बाबू, 18.055, यहाँ भी क्या हो जाएगा 18.055। अब आते हैं हम कहाँ पे निकालते हैं, ये मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा, कहाँ पे मैक्सिमम निकलेगा, न्यूट्रल एक्सिस पे, न्यूट्रल एक्सिस पे है ना, न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ कितना होगा, तो वही मैक्सिमम होगा v इंटू एरिया बाई बार अपॉन आई इंटू बी। ये 80 गुने 10 की पावर 3 तो सेम ही रहेगा, इसका एरिया दोनों का जोड़ क्या आया था ना, वेव और फ्लेंज के लिए एरिया इंटू बाई बार लिख दिए ऊपर 150 इंटू 25 इंटू 162 पॉइंट कितना था 5 ना, प्लस किसका एरिया, वेव का एरिया और बाई बार, तो वेव का एरिया और बाई बार, वेव का एरिया कितना था 150 इंटू 12, और इसका बाई बार कितना हो जाएगा 75। अभी भी किन्हीं को डॉट रहेगा ना इस चीज़ में तो पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। और थोड़ा सा एग्जाम के टाइम में हम बार बार बोलते हैं कि आपको अगर पूछना है डॉट बहुत बार मैसेज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार मैसेज नीचे, मतलब अगर मान लीजिए कि, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप है, तीनों में 1,000 से ऊपर 1,025 स्टूडेंट है, अगर सबका मैसेज मान लीजिए उसका 10% मैसेज करेगा तो कितना मैसेज आएगा, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा, और एग्जाम के टाइम में फिर पढ़ाते रहते हैं, नोट्स वोट्स बनाते रहते हैं, फिर अपना भी काम धंधा होता है, ऐसा थोड़ी कि मेरा घर वाला बोल दिया कि जाओ तुम खाली पढ़ाते रहना, तुमको कुछ नहीं करना है,
खाना पीना, नहाना धोना या और कोई काम वगैरह घर का, इसलिए उतना टाइम नहीं दे पाते हैं आप लोग को। चलिए, ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस। तो इसको भी हम डायग्राम में पुट कर लेते हैं। 22.013 यहाँ हो गया 22.013 न्यूटन पर एम। यही आपका शेयरिंग स्ट्रेस है, वो आपका क्या था, बेंडिंग स्ट्रेस था। दोनों का डायग्राम बना दिए। आई होप अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसके जैसा अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो। ठीक है, फिर भी कहीं अगर डाउट आता है तो एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं। 2 का ए समझ लिए, बी में देखिएगा, ए वुडन बीम 150 mm into 250 mm is simply supported over a span of 5 meter when a concentrated load W is placed at a distance A। इसको भी हम 3D फिगर में बना के दिखाएंगे अभी आपको। फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इन बीम इज 11.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिटरमाइन W एंड A। 3D फिगर में समझिएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। इसका जो वुडन बीम का जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इधर बनाते फिगर, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था 150 इंटू कितना का, 250 का। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी इस तरह से ये क्या होगा, बीम होगा। अब समझ में आता है कि बीम जो लिखता है क्रॉस सेक्शन, वो क्रॉस सेक्शन क्या होता है। तो यही आपका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन है। ये आपका क्या हो गया, बीम। इसको हम फिर से, थोड़ा टेढ़ा बन गया, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपका क्रॉस सेक्शन दिख रहा था, और ऐसे डायग्राम देखिएगा, ये आपका क्या था, बीम था। ठीक है, बीम का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर। कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। ये जो बीम होगा, ये बीम होगा कितना मीटर का होगा, 5 मीटर का। यहाँ से यहाँ तक है 5 मीटर का। और बोल रहा है कि इस पे एक लोड लगा हुआ है। कौन सा लोड लगा हुआ है इस बार, पॉइंट लोड, जो डब्ल्यू लगा हुआ है बीम पे। कितना मीटर, ये लेफ्ट सपोर्ट हो गया, ये आपका राइट सपोर्ट हो गया। ठीक है, लेफ्ट से कितना दूरी पे लगा हुआ है, ए दूरी पे लगा हुआ है। अब कितना लोड लगा हुआ है, डब्ल्यू। तो यही डब्ल्यू कितना होगा वो वैल्यू निकालना है, और ए कितना डिस्टेंस होगा इसका वैल्यू निकालना है। यानी ए और डब्ल्यू आपको फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ इस पे बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है 11.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, आइए हम बेंडिंग इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, मोमेंट भी निकाल लेंगे, है ना। और एक क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, तो BD क्यू अपन 12 से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेंगे। दम आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस खाली थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है ना। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। गिवन डाटा आपका दिया हुआ है, बी का वैल्यू 150 mm, डी का वैल्यू 250 mm, और एल का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस जो दिया हुआ है 11.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू आपका दिया हुआ है। निकालना क्या है, डब्ल्यू निकालना है, और ए का डिस्टेंस निकालना। इसको हम 2D फिगर में अगर ड्रॉ कर ले, जो हम अभी 3D में दिखाए थे, तो कुछ इस तरह से होगा। ये आपका सिंपली सपोर्ट हो गया। यहाँ पे डब्ल्यू लोड लगा हुआ था, कितना डिस्टेंस था, ए डिस्टेंस था। टोटल कितना मीटर था, 5 मीटर था। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ रिएक्शन निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, रिएक्शन। रिएक्शन निकालने के लिए आपको एकदम सिंपल बताए थे, ये 5 है, ये है, तो ये कितना, ये डिस्टेंस हुआ 5 माइनस है, 5 माइनस है। और क्या बताए थे शॉर्ट में रिएक्शन, कि जहाँ RA निकालना है, तो यहाँ से लोड से अपोजिट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, W इंटू 5 माइनस ए, है ना। ये लोड है, यहाँ के अपोजिट RA पे निकालना है, तो उसका अपोजिट डिस्टेंस, तो 5 माइनस ए बटा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5। अगर हम RB निकालना चाहे तो W इंटू अपोजिट डिस्टेंस कितना है, ए, तो WA बटा कितना, 5। तो आई होप मॉड्यूल नंबर 2 देखे होंगे, मैराथन करवाए होंगे, तो 2 या 3 होगा, 3 में शायद होगा। तो वहाँ पे आपको रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट में सिखाए थे, कि अगर हम RA पे निकालना चाहते हैं तो लोड को अपोजिट डिस्टेंस से गुना कर दीजिए। RA पे निकालना है तो RB पे निकालना है तो लोड से अपोजिट डिस्टेंस, यानी WA बटा 5, इधर W इंटू कितना डिस्टेंस है, 5 माइनस ए बटा 5। ठीक है, हम रिएक्शन भी निकाल चुके हैं। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों, पहले हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, मोमेंट भी निकाल, लोड है, डिस्टेंस है, तो मोमेंट भी निकाल लेंगे। जब बी और डी दिया हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेंगे। तो हम बेंडिंग इक्वेशन यहाँ से लगा सकते हैं। बेंडिंग इक्वेशन क्या पढ़े थे आप, M/I सिग्मा अपॉन बाई, M/I और सिग्मा अपॉन बाई, यही आपका बेंडिंग स्ट्रेस है। तो ध्यान से सुनिएगा, बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, बाई का वैल्यू रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो बाई का वैल्यू तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस कितना हो जाएगा, डेप्थ बाई 2 हो जाएगा, यानी D बटा 2, ये हो जाएगा D बटा 2। तब बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, D बाई 2। डी कितना दिल है, 250 दिल है, तो 250 के आधा कितना हो जाएगा, 125। तब बाई का वैल्यू निकल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल लेंगे, BD क्यू अपॉन 12 निकाल लेंगे।
और मोमेंट कैसा निकालेंगे, मैक्सिमम मोमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। तो अगर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम मोमेंट। यानी जो जो हम चीज़ चाहिए उसको हम क्या करते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड प्लीज वेट, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग पहले सबसे पहले जो जो जानते हैं वो निकाल लेते हैं। पहले आई का वैल्यू निकाल लेते हैं। आई क्या होता है, बी डी क्यू अपॉन 12 होता है। बी डी क्यू अपॉन क्या होता है, 12। बी का वैल्यू कितना है, 150। यहाँ पे आपको दिखाए थे करके कि दिया हुआ था 150 या इंटू कितना दिया है, डेप्थ 250। बी का वैल्यू 150 और डी का वैल्यू 250। तो 250 का होल क्यू बटा 12, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आएगा आपका 1.95 गुने 10 के पावर 8 mm के पावर 4। ये हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, एक वैल्यू तो निकल गया, एक का तो टेंशन खत्म हो गया। बाई कितना होता है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में डेप्थ का आधा होता है ना। तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250/2, ये हो गया कितना, 125 mm। सिग्मा बी हमको दिया हुआ है, सिग्मा बी दिल है कितना, 11.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था हमें। तो क्वेश्चन दिल है जब 3 वैल्यू दिया हुआ है तब मोमेंट को यहाँ से अगर हम निकाल ले, लोड इंटू डिस्टेंस, तो यहीं से डब्ल्यू और ए आपको क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। यानी मेरा मकसद है यहाँ से पहले मोमेंट निकालना। तो मोमेंट निकालने के लिए हम तो रिएक्शन निकाल चुके हैं, सेक्शन काटते हैं और क्या निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं। बस मेरा अभी एक काम बचा है अपना, मोमेंट निकालना। जहां हमको निकालने बोल रहा था यहाँ सेक्शन काट लेते हैं, ए पॉइंट पे निकालने बोल रहा था, ए पे सेक्शन काट लिए। इधर क्या था, आरबी, आरबी का वैल्यू कितना था, डब्ल्यू इंटू 5। ये डिस्टेंस कितना था, तब पूरा एल था, पूरा कितना था, एल था। तो मान लीजिए 5 मीटर था ना, इसको एल मान लेते, 5 मीटर को क्या मान लेते, एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल माइनस ए हो जाएगा, एल माइनस ए, या उतना नहीं तो चलिए 5 - ए है ना, 5 - ए डिस्टेंस है ना, फिर आप बाद में कंफ्यूज कीजिएगा, जो डिस्टेंस है उसी को लेते। 5 - ए है, ए तक, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, पूरा 5 था, ये डिस्टेंस ए है, तो ये कितना बचेगा, 5 - ए। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 5 - ए। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया 5 - ए। हमको यहाँ मोमेंट निकालना है इस पॉइंट पे, तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ सेक्शन काटे हैं, तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, आर बी इंटू 5 - ए, यही तो मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा लोड है, यानी फोर्स है। इसका वैल्यू कितना आल था, WA/5, रिएक्शन निकाल के लाए, WA/5 इंटू 5 - ए, ये आपका क्या निकल गया, मोमेंट निकल गया। कहाँ पे निकल गया, जहाँ पे हम सेक्शन काटे हैं। अब हम मोमेंट निकाल का, मोमेंट निकल गया, लेकिन हमें नहीं पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है कि मिनिमम बेंडिंग मोमेंट है या कौन सा मोमेंट है। हमको पता करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए। आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होने के लिए आपको मॉड्यूल नंबर 3 में जब शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा रहे थे, तो उसमें बोले थे कि जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है वहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। यानी आपको एक पहला कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि जहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा वहीं पे मेरा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। यानी हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होने के लिए शियर फोर्स को 0 होना पड़ेगा। अब शियर फोर्स कहाँ से लाएंगे, तो एक और कंसेप्ट पढ़ाए होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। क्या पढ़ाए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। यानी इस बेंडिंग मोमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स, और उस शियर फोर्स को क्या कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा, तो आपका बेंडिंग मोमेंट अति मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। यानी हम मोमेंट को डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स मिल जाएगा, और इस शियर फोर्स को 0 कर देंगे तो वहीं पे मेरा क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। यानी इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 2 कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है, और शियर फोर्स हम कैसे निकालते हैं मोमेंट से, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। ठीक है, वही आपका क्या होगा, शियर फोर्स होगा। अगर शियर फोर्स को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो लोड निकल जाता है। ये आप मॉड्यूल नंबर 3 में पढ़ाए होंगे, ठीक है, नहीं पढ़ाए तो अभी सुन लीजिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। तो बेंडिंग मोमेंट को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शियर फोर्स, और शियर फोर्स को 0 कर देंगे तो वहीं पे मेरा क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। W/A/5 गुने क्या हो जाएगा, 5, और माइनस W/A गुने 5 इंटू क्या हो जाएगा, A। यानी ए आपका मोमेंट को एक्सप्लेन कर, मतलब आओ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा है, तो 5 से 5 कट गया, WA माइनस WA² बाई क्या हो जाएगा, 5। ये आपका मोमेंट है, इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए,
तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं उसका। क्या है, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है ए के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए का हो जाएगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर का क्या होता है 2a, और डब्ल्यू बाई 5 तो कांस्टेंट हो गया आपका। अगर हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो मेरा शियर फोर्स निकल गया, क्योंकि हम मोमेंट को डिफरेंशिएट कर दिए तो मेरा क्या आ गया, शियर फोर्स आ गया। अब इस शियर फोर्स को जीरो करेंगे, वहीं पे मेरा क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। क्लियर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, यानी इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो डब्ल्यू इजकल टू कितना हो जाएगा, 2a w/5, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या बाबू आपके पास, तब 5 इजकल टू 2a, मतलब a इजकल टू कितना हो गया 5/2, मतलब 2.5 मीटर पे आपका शियर फोर्स जीरो हो रहा है। कहाँ शियर फोर्स को जीरो कर दिए, तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस निकल गया कि a इजकल टू 2.5 मीटर पर आपका शियर फोर्स जीरो हो रहा है। और आपको इस क्वेश्चन में ए का भी वैल्यू पूछा था, तो ए का वैल्यू भी निकल गया, और हमको पता भी चल गया कि शियर फोर्स कहाँ जीरो होगा, तो 2.5 मीटर पे। और जहाँ शियर फोर्स जीरो होगा वहीं पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, यानी इसको हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट करना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट करना है तो डिस्टेंस कितना पुट कर देना होगा, एक ही जगह, तो एक ही जगह पुट कर देना होगा 2.5, तो वही मेरा क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, यानी डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 5। डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना 2.5 माइनस डब्ल्यू 2.5 का होल स्क्वायर बाई 5, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो 2.5 का होल स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, और 2.5 में से घटा देंगे 1.5, आ गया 1.25 डब्ल्यू। ये आ गया आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसको हम एमएम में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि मीटर में था ना, 5 मीटर था, एमएम में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 से गुना कर दीजिएगा तो 1250 डब्ल्यू न्यूटन इंटू एमएम। ये आपका क्या हो गया, आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया। हमें सब वैल्यू अब मालूम हो गया है, अब हमको सब वैल्यू मालूम हो गया है। हमको चाहिए एम का वैल्यू मालूम हो गया है, आई का वैल्यू मालूम हो गया है, सिग्मा बी का भी वैल्यू मालूम हो गया, बाई का। आई का वैल्यू कितना आया है 1.95 10⁸, बाई का वैल्यू 125 mm, बेंडिंग स्ट्रेस आपको दिया हुआ 11.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मोमेंट हमको मिल ही गया। तो इसी इक्वेशन में सब वैल्यू को क्या कीजिए, आप पुट कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, एम अपॉन आई इजकल टू सिग्मा बी अपॉन बाई। मोमेंट कितना निकाल के लाए आप 1250 डब्ल्यू, बटा आई का वैल्यू कितना निकाल के लाए आप 1.95 था ना 10⁸, इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इसी इक्वेशन में सब वैल्यू पुट कर रहे हैं, डब्ल्यू का वैल्यू निकल जाएगा। सिग्मा बी का वैल्यू दिल था 11.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बाई का वैल्यू कितना था 125 आया होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए तो निकल जाएगा आपका डब्ल्यू का वैल्यू, आराम से निकल जाएगा। डब्ल्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11.25 बटा 125 में ये आपका भागा में आ जाएगा 1250, ये आपका गुना में चल जाएगा 1.95 गुने 10⁸। यहाँ से डब्ल्यू का वैल्यू निकल जाएगा, देखिएगा कैलकुलेट करके आपको 13.97 गुने 10⁻³ न्यूटन। इसको बदलिएगा तो किस में आ जाएगा, किलो न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू का वैल्यू हो गया और ए का वैल्यू कितना था 2.5 मीटर था, यही दोनों निकालने बोल रहा था। कितना अच्छा से बन गया क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से इस सब चीज़ को। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में थ्योरी है, तो थ्योरी को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मैराथन में आपको पढ़ाया गया है, जो थ्योरी मिल जाएगा ठीक है, जो नहीं मिलेगा ड्रॉ एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तो ये तो पढ़ा ही होगा, ये तो हम खुद ही पढ़ाए हैं, मॉड्यूल नंबर 2 में पढ़ाएंगे डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये तो आपको पढ़ाया हुआ ही है। अजम्पशन मेड थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, ये तो बहुत आसानी 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे। डिराइव एक्सप्रेशन बकलिंग लोड, ये तो 20, 21, 22 तीनों में पूछा है। व्हाट आर द वर्चुअल वर्क मेथड, राइट देयर इंपॉर्टेंस, तो आसान आसान थ्योरी पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का 4 का ए देख रहे हैं। एज्यूमिंग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का वैल्यू 160 GPa एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी का वैल्यू 100 GPa फॉर ए मटेरियल स्ट्रेन टेंसर इज गिवन। आपका स्ट्रेन टेंसर दिया हुआ है। डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, आपको कैलकुलेट करना है टाउ एक्स वाई यानी शियर स्ट्रेस। हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन होता है। अगर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उतना का बस आंसर दे दीजिएगा तो आपको 2 नंबर भी नहीं देगा, जितना छोटा इसका सॉल्यूशन है।
अगर सिर्फ शियर स्ट्रेस निकाल के छोड़ दीजिएगा तो आपको 2 नंबर भी नहीं देगा। देखिए इसका सोल्यूशन बताते हैं, फिर हमें अगर 7 नंबर का बनाना है, मतलब 7 नंबर इससे लेना है, तो हमें किस तरह से बनाना होगा उसको हम बाद में बात करेंगे। पहले जानते हैं इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या होगा, मतलब जो पूछा है उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए हम पहले आंसर देते फिर बनाएंगे अच्छे से समझाकर। पहले देखिए इसका कितना छोटा सोल्यूशन होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी जो होता है शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है 100 GPa, इसको MPa में कन्वर्ट कर देते हैं। टाउ एक्स वाई निकालना है। शियर स्ट्रेन आपको दिया हुआ है यहाँ पे यही होता है आपका गामा एक्स बाई 2 होता है। तो गामा एक्स बाई 2 का वैल्यू 0.004 दिला है। तो गामा एक्स बाई कितना हो जाएगा शियर स्ट्रेन 0.04 गुने 2, ये हो गया 4 दूनी 8 0.08। यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.008। टाउ एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 0.08 इंटू 100 इंटू 10⁻3, ये आपका हो गया शियर स्ट्रेस। बताइए इतना में आपको 7 नंबर देगा, ये सॉल्यूशन में आपको 7 नंबर देगा। ये आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। पूछा था डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस यही तो टाउ एक्स वाई है, आंसर हो गया है ना। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 800 न्यूटन पर mm²। इतना में 7 नंबर आपको नहीं देगा। अगर हमको इस क्वेश्चन से 7 नंबर चाहिए तो आपको स्ट्रेन टेंसर दिया है ना, तो आपको स्ट्रेस टेंसर निकाल देना है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्यों हम स्ट्रेस टेंसर निकालेंगे, क्योंकि गिवन डाटा जो दिया हुआ है आपको, सारा गिवन डाटा स्ट्रेस टेंसर के लिए है ना, इनफ है इतना। अगर जो डाटा दिया हुआ है जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी दिया हुआ है, स्ट्रेन का भी है, स्ट्रेन टेंसर भी दिया हुआ है, तो यहाँ से स्ट्रेस टेंसर हम आराम से निकाल सकते हैं। और आपको वही निकालना ही पड़ेगा। अगर सिर्फ शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई निकाल दीजिएगा तो ये आपका आंसर हो गया था। ये कंप्लीट आंसर है जितना पूछा है, डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस। लेकिन इतना में आपको 7 नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो 7 नंबर हमको लाने के लिए इस क्वेश्चन को क्या सोल्व करना पड़ेगा, तो स्ट्रेन टेंसर दिया है, स्ट्रेस टेंसर निकाल दीजिए, आपको 7 नंबर दे देगा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं हम लोग कैसे बनेगा स्ट्रेन टेंसर टू स्ट्रेस टेंसर। तो उसके लिए हम पहले कंसेप्ट आपको समझा देते हैं, वैसे आपका पढ़ा भी होगा। आप स्ट्रेन टेंसर स्ट्रेस टेंसर मेरा जो मैराथन देखे होंगे वहाँ पे आप देखे भी होंगे। लेकिन हम फिर से आज डिटेल से डिस्कशन करते हैं कि अगर मेरा स्ट्रेन टेंसर दिया रहेगा तो उसको हम स्ट्रेस टेंसर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाता है, अगर टाइम नहीं है आपके पास, 2-3 मिनट बचा हुआ है तो इतना आंसर करके चलाइएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम रहेगा तो अभी हम जो सोल्यूशन बताने जा रहे हैं वो सोल्यूशन करके आपको आना है, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले, फिर आपको डिटेल से समझाते हैं। इसमें स्ट्रेन टेंसर से स्ट्रेस टेंसर बनाने के लिए आपको 2-3 कंसेप्ट पता होना चाहिए। पहले उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करते, फिर इसका सोल्यूशन चलेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पे ई दिया हुआ था, ई क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है आपका ई इजकल टू नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन है ना। ई जो होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस कब कहते हैं, जब प्लेन के परपेंडिकुलर स्ट्रेस लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। और इसके वजह से जो इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेन कहेंगे। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर हो गया। अब आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, इसमें जी का एगो वैल्यू देना होगा। तो जी का वैल्यू क्या है, यानी जी क्या है, तो जी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से, और शियर स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से, या इसको हम गामा एक्स से भी, गामा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जो आपका शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका रेशियो क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेस कब डेवलप होता है, जब प्लेन के, मान लीजिए प्लेन था, अब प्लेन के पैरेलल जब लगता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। और इसके द्वारा जो डेवलप्ड होगा स्ट्रेन उसको हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ये सब तो पहले से भी पढ़े होंगे तो क्लियर होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब आते हैं कि ये आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन अगर 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो याद होगा, और नहीं याद है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, ई इजकल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है, पॉइजन रेशियो, म्यू यहाँ क्या है पॉइजन रेशियो।
पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको पूरे लिख देते हैं, एक सेकेंड, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन, ये क्या था, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो म्यू जो होता है लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो ई और जी के रिलेशन जो है, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में रिलेशन है, ई इजकल टू 2G इंटू 1+μ। एक चीज़ और सिखा देते हैं जो यूज होगा, वैसे तो 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे, इफेक्ट ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम क्या होता है, अभी हम जस्ट थोड़ा सा समझा देते हैं, बस ये तीनों कंसेप्ट आपको याद रहेगा, स्ट्रेन टेंसर से स्ट्रेस टेंसर में इजिली सोल्व कर लीजिएगा, और हमें लगता है इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा एक्स है, ये आपका वाई प्लेन में सिग्मा वाई हो जाएगा, और ये आपका जेड प्लेन में सिग्मा जेड हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, उसकी वैल्यू निकालना है। और आप जानते हैं कि जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जानते हैं ना। स्ट्रेन जो होता है आपका स्ट्रेस टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। हमें स्ट्रेन निकालना है कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, तो उसी डायरेक्शन में हमको अगर स्ट्रेन निकालना है तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन ई होगा। हमको एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो सिग्मा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ई। लेकिन और भी तो दो लेटरल डायरेक्शन में इसमें स्ट्रेन आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स है, तो इस सिग्मा अब बचा क्या, सिग्मा बाई सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स तो इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, लेटरल स्ट्रेन कौन हो जाएगा, सिग्मा बाई और सिग्मा जेड के थ्रू जो निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई अपॉन जेड कर देना है, और म्यू टाइम्स सिग्मा जेड अपॉन सॉरी ई कर देना है, और सिग्मा जेड अपॉन ई कर देना है, यानी स्ट्रेस टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द लेटरल डायरेक्शन में पॉइजन रेशियो से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको ये वैल्यू याद रखना है तो इतना कुछ नहीं सोचना है, एक्स डायरेक्शन में निकालना है सिग्मा एक्स अपॉन ई, बाकी दो लेटरल डायरेक्शन के लिए उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बस, ठीक है। ये हो गया एक्स डायरेक्शन में। अगर हमको बाई डायरेक्शन में निकालना है तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल कौन हो जाएगा, सिग्मा बाई हो जाएगा। अगर बाई डायरेक्शन में निकालना है तो सिग्मा बाई अपॉन ई, बाकी दो जो लेटरल डायरेक्शन बचा, बाई हो गया तो कौन बचा, एक्स और जेड, तो एक्स और जेड के लिए हम क्या करेंगे, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई हो गया। अगर हमको कौन सा डायरेक्शन में निकालना है, जेड डायरेक्शन में निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड अपॉन ई हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में निकालना है, बाकी कौन बचा, एक्स और वाई, तो म्यू एक्स बटा ई माइनस म्यू वाई अपॉन ई, ठीक है। ये आपको याद रहना है, अब आपको इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम चीज़ बता दिए, इतना ही कंसेप्ट का यूज होगा, हमें लगता है ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बीयू अपना पैटर्न पे क्वेश्चन देगा, वो पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या था, एक ये था, ठीक है। आइए इसको सोल्व करते हैं। आपको स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर पढ़ाया गया था, मैराथन में देखे भी होंगे। आइए उसी का कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग। स्ट्रेस टेंसर है, इसके इक्विवेलेंट जनरल इसका डायग्राम बना मैट्रिक्स लिखते थे, क्या लिखते थे हम लोग, कैसे लिखते थे, यहाँ पे ये तो आपका प्लेन होता था और ये आपका क्या होता था, डायरेक्शन होता था, एक्स वाई जेड। यहाँ पे वैल्यू कैसे हम लोग लिखते थे, डायगोनल में आपका लॉन्गिट्यूडनल होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द प्लेन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये सिग्मा एक्स एक्स, यहाँ पे क्या गामा से हम लिखते थे, गामा 2x बाई, यहाँ पे गामा गामा एक्स सॉरी एक सेकेंड, इसको एक ही साथ लिखिएगा, गामा एक्स बाई 2, गामा एक्स बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स जेड बाई 2, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका गामा एक्स, बाई प्लेन है तो बाई हो जाएगा, बाई एक्स बटा 2, ये हो जाएगा, पहले प्लेन को लिखते हैं फिर डायरेक्शन को लिखते हैं, तो यहाँ पे तो डायगोनल में लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन ई बाई बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा, आपका पहले प्लेन होगा बाई और क्या होगा जेड, तो बाई जेड अपॉन 2, यहाँ पे क्या होगा गामा जेड प्लेन है तो जेड एक्स बटा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड गामा जेड बाई अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका डायगोनल में एप्सिलॉन जेड जेड। तो ये स्ट्रेन टेंसर लिखने को सिखाए थे, यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ जो वैल्यू आपका दिया हुआ है एप्सिलॉन एक्स एक्स, गिवन डाटा लिख रहे हैं, गिवन डाटा एप्सिलॉन एक्स एक्स का वैल्यू कितना है 0.002, यहाँ आपका गामा एक्स बाई 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 0.004, फिर आते हैं
गामा एक्स जेड बटा टू का वैल्यू कितना दे रहा है 0.006। फिर उसी तरह से सबका वैल्यू आप खुद भी लिख सकते हैं। गामा बाई एक्स बटा टू का वैल्यू कितना दे रहा है 0.004। और क्या है ये आपका अपसाइलन बाई बाई, अपसाइलन बाई बाई का वैल्यू कितना है 0.003। ठीक है, और लिख लेते सभी का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। गामा बाई जेड बटा टू का वैल्यू दिया हुआ है 0, और आपका गामा जेड एक्स बटा टू का वैल्यू दिया हुआ है 0.006, और गामा जेड बाई का वैल्यू दिया हुआ है जेड बटा टू का वैल्यू दिया हुआ है 0, और आपका अपसाइलन जेड जेड का वैल्यू दिया हुआ है 0। गिवन डाटा में ये आपका स्ट्रेन टेंसर से हम लोग लिख लिए। और क्या दिया हुआ है ई का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू कितना है 160 GPa। इसको एमपीए में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा एमपीए बन जाएगा। और जी आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है 100 GPa, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुने 10 के पावर 3, ये कितना हो जाएगा एमपीए। इतना ही आपका गिवन डाटा दिया हुआ है ना। हमको लिखना है स्ट्रेस टेंसर, दिया हुआ था स्ट्रेन टेंसर, बनाना है स्ट्रेन टेंसर। तो स्ट्रेन टेंसर के लिए हमको क्या क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो पहले उसको देख लेते तब तो हम सोल्यूशन करेंगे कि हमको क्या क्या चाहिए। तो स्ट्रेन टेंसर के लिए हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, ये तो प्लेन होता है एक्स वाई जेड, और ये आपका डायरेक्शन होता है एक्स वाई जेड। हमको चाहिए सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बाई बाई हो जाएगा, और यहाँ पे लिखने के लिए सब सीखे हुए हैं ना बाई जेड। पहला प्लेन को देखते जैसे देखिए लाइन में लिख के सिखाते हैं। टाउ यहाँ सीयर डायगोनल में खाली लॉन्गिट्यूडनल आएगा, डायगोनल में आपका लॉन्गिट्यूडनल आएगा, जैसे डायगोनल हो गया तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल आएगा। अब बाकी क्या होगा सीयर स्ट्रेस होगा, ठीक है लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल जिस डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या था, हम पहला प्लेन को बोल रहे थे, तो प्लेन मेरा जेड है और डायरेक्शन क्या है एक्स है, तो जेड एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सीयर स्ट्रेस ही होगा क्योंकि डायगोनल में ही सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल होगा। जेड है और क्या है बाई है, तो जेड बाई हो गया। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल में कौन होता है डायगोनल में कौन होता है लॉन्गिट्यूडनल, यानी सिग्मा जेड जेड। तो इस तरह से हमको स्ट्रेन टेंसर चाहिए। तो अभी क्वेश्चन जो पूछा था वो आपका वो खाली किसको निकालने बोला था इसको, तो इसका तो बहुत आसान आंसर हो गया था। हमको क्या करना है इस सभी का वैल्यू निकालना है, सभी का वैल्यू निकालना है, और फिर इसी मैट्रिक्स में आके पुट कर देना है, स्ट्रेस टेंसर आ जाएगा। तो जिस तरह से अभी आप निकाले थे उसी तरह से उस तरह से ही सब निकल जाएगा। शियर स्ट्रेस जैसे ए को निकाले थे अभी जो हम जस्ट शुरू में बताए थे ना कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन होता है। तो यहाँ से तो शियर स्ट्रेस वाला सब वैल्यू आ जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, डायगोनल के ऊपर वाला वैल्यू डायगोनल के नीचे वाला वैल्यू आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल के। बाकी डायगोनल का वैल्यू कैसे निकलेगा उसको बाद में सिखाते हैं, पहले हम सब शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा। जैसे आप ए को टाउ एक्स वाई निकाले होंगे और उसी तरह से टाउ एक्स जेड निकाल लेंगे, टाउ बाई जेड निकाल लेंगे, और ई तीनों के वैल्यू के बराबर क्या होता है डायगोनल के बिलो वाला वैल्यू बराबर होता है। मैराथन में ऐसा हम लोग सीखे थे याद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको निकालना है टाउ एक्स वाई। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़े अभी जस्ट अभी समझा के आए हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। क्या होता है बाबू शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। तो हमको निकालना है टाउ एक्स वाई है ना। ये टाउ एक्स वाई क्या है शियर स्ट्रेस, कौन से प्लेन में एक्स प्लेन में बाई डायरेक्शन में। तो ये सबसे मतलब नहीं है, बस हमको इतना मतलब है कि अगर शियर स्ट्रेन एक्स वाई है, शियर स्ट्रेस एक्स वाई है, तो शियर स्ट्रेन भी क्या होगा एक्स वाई वाला ही होगा। शियर स्ट्रेन कौन सा होगा ये एक्स वाई वाला ही होगा, ठीक है। तो एक्स बाई टू का वैल्यू कितना दे रहा है 0.004 दिया हुआ है। तो हम ये शियर स्ट्रेस एक्स वाई निकालना है, तो हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वो क्या होता है शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। अगर हम एक्स वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं तो शियर स्ट्रेन भी किस में निकलेगा एक्स वाई में ही निकलेगा, एक्स प्लेन में बाई डायरेक्शन में। जी का वैल्यू हमको गिवन है कितना 100 इंटू 10⁻³ MPa, ठीक है। और टाउ एक्स का भाई टाउ एक्स वाई का तो वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन ये गामा एक्स वाई आपको क्वेश्चन में दिल है। देखिएगा यहाँ पे गामा एक्स वाई बाई टू का वैल्यू दिल है 0.004। तो हमको सिर्फ गामा एक्स वाई चाहिए, तो इन्हें दो भागा में तो इन्हें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी हमको गामा एक्स वाई चाहिए तो क्या हो जाएगा 2 गुने 0.004, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। समझ गए। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या वहाँ पे हम आपको नोट करके दिखा भी देंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा बगल में लिख दीजिएगा कि गामा एक्स बाई बाई टू का वैल्यू था कितना 0.004। हमको सिर्फ चाहिए गामा एक्स वाई,
तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0.004 यानी हो जाएगा 0.008। ठीक है, तो यहाँ गामा एक्स वाई का वैल्यू रख देते हैं 0.0, ब्लैक पेन से बना देते हैं। ये आपका क्या हो गया 0.008। हमको चाहिए टाउ एक्स वाई, तो टाउ एक्स वाई क्या हो जाएगा 0.08 इंटू 100 × 10⁻³ ये हो जाएगा 800 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। पहला टाउ एक्स वाई का वैल्यू आ गया। अब हम टाउ एक्स जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। टाउ एक्स जेड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इसका वैल्यू निकालना है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, टाउ एक्स जेड न लिखे हैं, टाउ एक्स जेड निकालना है, तो गामा यहाँ पे क्या होगा एक्स जेड होगा, गामा एक्स जेड होगा। हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जानते हैं 100 × 10⁻³ टाउ एक्स जेड का वैल्यू हमको निकालना है, टाउ एक्स जेड का वैल्यू। लेकिन गामा एक्स जेड का वैल्यू हमें क्वेश्चन में देल होगा। गामा एक्स जेड का वैल्यू कितना दिल है यहाँ पे 0.006, गामा एक्स जेड बटा 2 का वैल्यू दिया हुआ है। ये 2 भागा में तो उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 दूनी 12 0.012 हो जाएगा, लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे लिख दिए 2 × 0.006, 2 से मल्टीप्लाई किए, किन्हीं को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भागा में था तो इधर चला गया गुना में, क्योंकि हमको सिर्फ किसका वैल्यू चाहिए, एक्स गामा एक्स जेड का वैल्यू चाहिए। ये बटा 2 है तो इन्हें भागा में तो उधर जाके गुना में, ठीक है, तो इसलिए हम गुना में मल्टीप्लाई कर दिए। अभी कितना हो जाएगा टाउ एक्स जेड 6 दूनी 12 0.012 इंटू कितना हो जाएगा 100 × 100 10⁻³, ये कितना हो जाएगा आपका, गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1200, है ना, 3 शून्य से ही कट जाएगा, 1200 न्यूटन पर mm²। एक्स जेड निकालिए, एक्स वाई निकालिए, अब वाई जेड निकाल देते हैं। वाई जेड के लिए फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, टाउ वाई जेड बटा गामा वाई जेड 100 × 10⁻³ इजकल टू टाउ बाई जेड का वैल्यू कितना दिया, ये तो निकालना ही हमको टाउ बाई जेड, और गामा बाई जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है 0, कितना दिल है 0, तो ये भी हो जाएगा कितना 0, और 0 हो जाएगा तो टाउ बाई जेड भी कितना हो जाएगा 0 न्यूटन पर mm²। अब 3 वैल्यू निकालिए डायगोनल के ऊपर वाला, ध्यान से सुनिएगा मेरी कंसेप्ट को। टाउ एक्स वाई निकालिए, टाउ एक्स जेड निकालिए, टाउ बाई जेड निकालिए। तो आपको हम पढ़ाए थे कि स्ट्रेस टेंसर में डायगोनल बीच वाला है ना, ये वाला सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड, डायगोनल के एभव और बिलो एलिमेंट सेम होता है। डायगोनल के एभव और बिलो एलिमेंट सेम होता है, मतलब टाउ एक्स वाई जो होगा वो टाउ बाई एक्स के बराबर होगा, टाउ बाई एक्स के बराबर होगा। टाउ जो एक्स जेड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टाउ जेड एक्स के बराबर होगा, और जो टाउ बाई जेड होगा वो किसके बराबर होगा, टाउ जेड वाई के बराबर होगा। यही होगा डायगोनल के एभव और बिलो। तो डायगोनल के एभव वाला निकालिए, तो डायगोनल के बिलो क्या होगा, उसी के बराबर होगा। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेरा क्या क्या आंसर आया है। टाउ एक्स वाई निकाल लिए थे, और ये किसके बराबर होगा, टाउ बाई एक्स के बराबर होगा, अभी समझा रहे थे। एक्स जेड का वैल्यू निकालिए जो किसके बराबर होगा, टाउ जेड एक्स के बराबर होगा, इसका वैल्यू निकालिए, पुट कर देंगे अभी। एक्स वाई वाला कितना आया था 800 आया था ना, 800 न्यूटन पर mm², इसका कितना आया था 1200 न्यूटन पर mm²। और बाई जेड जो था वो किसके बराबर हो जाएगा, जेड वाई के बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 0 न्यूटन पर mm²। तो 6 वैल्यू आपका निकल चुका है, लगभग 80% सोल्यूशन हो गया। अब हमको निकालना है सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड, है ना, ये वैल्यू निकालना है। तो ये सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये हमको पता है, स्ट्रेन हमको पता है ना, डायगोनल वाला स्ट्रेन पता है। एक सेकेंड, डायगोनल वाला स्ट्रेन हमको पता है, वो कितना है, एक सेकेंड दिखाते हैं। ये आपका डायगोनल वाला स्ट्रेन पता है, सिग्मा एक्स एक्स का वैल्यू पता है कितना है 0.02, सिग्मा बाई बाई का वैल्यू पता है कितना 0.03, सिग्मा जेड जेड का वैल्यू पता है 0। तो इससे हम निकाल सकते हैं कौन वाला इक्वेशन लगाकर, ये वाला इक्वेशन लगाकर। हमको ये वाला वैल्यू देल है, ये वाला वैल्यू तीनों देल है, तो इधर वाला निकल जाएगा आराम से। तो आइए यही इक्वेशन लगाते हैं और वो वाला आंसर निकालते हैं। देखिएगा यहाँ पे अभी हम जस्ट आपको सिखा रहे थे कि अगर हमको स्ट्रेन चाहिए इन प्लेन एक्स एंड डायरेक्शन एक्स, तो हम इसको किस तरह से लिखते थे, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जेड अपॉन ई। यहाँ स्ट्रेन हमको दिया हुआ एक्स एक्स वाला, हमको सिग्मा एक्स नहीं पता है, सिग्मा वाई नहीं पता है, सिग्मा जेड नहीं पता है, और म्यू भी नहीं पता है। और ई तो हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 160 जीपीए, ई का वैल्यू देखे थे ना कि ई का वैल्यू कितना दिया हुआ था 160 जीपीए। वो आइजन रेशियो के लिए एक रिलेशन बताए थे, उस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं ई इजकल टू
2g इंटू 1 + म्यू। ई का वैल्यू कितना था 160 गुने 10⁻3। 2 गुने जी का वैल्यू कितना था 100 गुने 10⁻3 और 1 + म्यू। यहाँ से म्यू का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा म्यू का वैल्यू। म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा निकालिएगा 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.2। हमें स्ट्रेन पता है एक्स एक्स डायरेक्शन वाला, एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में, यानी एप्सिलॉन एक्स एक्स का वैल्यू 0.02 है। इसका वैल्यू पुट कीजिएगा 0.002। सिग्मा एक्स का वैल्यू हमको नहीं पता है, सिग्मा बाई का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन म्यू का वैल्यू पता है 0.2 और सिग्मा बाई। म्यू का वैल्यू पता है 0.2 और सिग्मा जेड। ये तीनों में ई है तो तीनों में ई है तो कॉमन हम ले ले ई, इन्हें गुना इन्हें भागा में तो इधर जाके हो जाएगा गुना में। या और ई का वैल्यू भी हमको दे रहा है कितना 160 गुने 10⁻³ एमपीए दिया हुआ था गीगा पास्कल में, हम कन्वर्ट कर दिए मेगा पास्कल में। और इसका वैल्यू कितना था 0.002 बराबर ये कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस 0.2 सिग्मा बाई माइनस 0.2 सिग्मा जेड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसी प्रकार से हम सिग्मा बाई बाई वाला भी निकाल लेंगे। उसी प्रकार से हम सिग्मा बाई बाई सॉरी एप्सिलॉन बाई बाई वाला भी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा बाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। एप्सिलॉन बाई बाई का वैल्यू कितना दिल है, एप्सिलॉन बाई बाई का वैल्यू दिल है 0.003। 0.003 एक सेकेंड 0.003। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा 1/e एलसीएम ले लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं। सिग्मा बाई तो हमको नहीं पता है, लेकिन 0.2 हमको ये पता है एक्स माइनस 0.2 इंटू जेड। इक्वेशन अच्छा ई है, ई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ई का वैल्यू कितना था 160 इंटू 10⁻³ इंटू 0.003। ये वैल्यू कितना हो जाएगा सिग्मा बाई माइनस 0.2 एक्स माइनस 0.2 जेड। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग एप्सिलॉन जेड जेड लिखते हैं। इसमें कैसे लिखेंगे सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस 0.2 टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस 0.2 सिग्मा बाई अपॉन ई। यहाँ पे हम जान रहे हैं कि जो एप्सिलॉन जेड जेड है आपका स्ट्रेन इन जेड प्लेन इन जेड डायरेक्शन वो आपका 0 था। कितना था 0, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 0 पहले। एक सेकेंड, ये आपका वैल्यू कितना था 0 था बराबर सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस 0.2 सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस 0.2 सिग्मा बाई अपॉन ई। ये ई कॉमन लेके 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 इजकल टू सिग्मा जेड माइनस 0.2 सिग्मा एक्स माइनस 0.2 सिग्मा 0.2 सिग्मा बाई। इक्वेशन नंबर क्या हो गया थर्ड हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम ये तीनों को इक्वेशन को हमको सोल्व करना है, लेकिन सोल्व करने से पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जेड एक्स बाई है, फिर यहाँ पे क्या है बाई एक्स जेड है, फिर यहाँ पे क्या है एक्स बाई जेड है। तो आपको किसी भी अरेंजमेंट एक ले लीजिए, जैसे एक्स बाई जेड ले लेते हैं, तो सभी को इसी अरेंजमेंट में पहले सरिया कर सोल्व करना होगा। यानी मान लीजिए पहला इक्वेशन ले रहे हैं तो क्या था सिग्मा एक्स माइनस 0.2 सिग्मा बाई माइनस 0.2 सिग्मा जेड, और उसको 160 गुनी 10⁻³ इंटू 0.002 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 320 आएगा। ये क्या था आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो 320 आएगा। उसी तरह से ये आपका इक्वेशन नंबर 2 को, तो पहले अरेंजमेंट पे हम क्या लिखें एक्स ना, फिर बाई फिर जेड। तो एक्स वाला वैल्यू कितना है माइनस 0.2 एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.2 एक्स है ना 2 सिग्मा एक्स, फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस सिग्मा बाई, और फिर क्या था माइनस 0.2 सिग्मा जेड इजकल टू कितना था, इसको गुना कर रहे थे 2 वाला को 160 गुनी 10⁻³ इंटू 0.003, तो इसका आ रहा है 400 बस 48 480 आएगा 480। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। थर्ड वाला में आते हैं। थर्ड वाला क्या था पहले एक्स वाला को लिखना है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 0.2 सिग्मा एक्स प्लस, फिर बाई वाला को लिखना है, बाई वाला भी कितना है माइनस में है, यहाँ पे लिख देंगे एक सेकेंड माइनस 0.2 सिग्मा बाई और क्या था प्लस सिग्मा जेड इजकल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब कैलसी पे पुट कीजिएगा, हम पुट किए आंसर जो आ रहा है बता रहे हैं आपको, सभी को सोल्व करने आता है ना। इसका आ रहा है सिग्मा एक्स का वैल्यू आ रहा है -488.88। ठीक है, ये किस में था न्यूटन पर एम में था, एमपीए में सब वैल्यू था। माइनस आ रहा है मतलब नेचर इसका कैसा होगा कंप्रेसिव होगा, जो आपको स्ट्रेस लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा कंप्रेसिव नेचर का। फिर आ गया आपका सिग्मा बाई जो आया ये भी माइनस में ही आया है,
622.22 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सिग्मा जेड जो आया है वो आपका 222.22, ये भी माइनस में ही आया है, न्यूटन पर एम स्क्वायर। सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड आ गया है आपका आंसर। अब स्ट्रेस टेंसर हम लिख सकते हैं। स्ट्रेस टेंसर लिखने का जनरल इक्वेशन क्या है? स्ट्रेस टेंसर लिखने का जनरल इक्वेशन क्या है? यहाँ पे हम लोग प्लेन दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन दे देते हैं। प्लेन में क्या हो जाता है, डायगोनल में तो सारा वैल्यू आ जाएगा, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई और यहाँ पे सिग्मा जेड जेड। यहाँ पे क्या होता है, टाउ एक्स वाई, यहाँ पे क्या होता है, टाउ एक्स जेड, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है टाउ बाई एक्स, यहाँ पे होता है आपका टाउ बाई जेड, यहाँ पे होता है नीचे में यहाँ पे टाउ जेड एक्स, यहाँ पे होता है टाउ जेड वाई। सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, सारा वैल्यू हमको निकल चुका है ना, ऊपर निकाल चुके हैं, बस इसी में पुट कर दीजिए। यहाँ सिग्मा एक्स एक्स का वैल्यू कितना आया हुआ था, जस्ट अभी ऊपर लिखे हैं, -488.88। टाउ एक्स वाई का वैल्यू सब निकाल के रखे हुए हैं, हम बस पुट कर देंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, टाउ एक्स वाई का वैल्यू या टाउ बाई एक्स का वैल्यू सेम ही होगा 800। टाउ जेड एक्स बराबर होगा 1200। टाउ जेड वाई होगा 0, यानी टाउ एक्स वाई 800 है और टाउ एक्स जेड कितना है, 1200 है। अच्छा हाँ ठीक है, ये कितना था, 800 था, ये कितना था, 1200 था, ठीक है। फिर यहाँ पे जब यहाँ पे टाउ एक्स बाई जो है टाउ बाई एक्स के बराबर होगा, यानी यहाँ भी 800 हो जाएगा। सिग्मा बाई बाई निकाल के अभी ऊपर लाएं, सब वैल्यू निकला हुआ है, बस आप खाली देख देख के पुट कर लीजिएगा, ठीक है। ये -622, और माइनस का मतलब क्या है, कंप्रेसिव नेचर का है। टाउ बाई जेड का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0, आप निकाले होंगे देख लीजिएगा, 0 होगा। टाउ एक्स जेड जो होगा जेड एक्स के बराबर होगा, यानी ये 1200 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1200। टाउ बाई जेड जो होगा टाउ जेड वाई के बराबर होगा, ये हो जाएगा 0। और आपका सिग्मा जेड जेड जो है वो कितना है, -222.22, यही आपका स्ट्रेस टेंसर होगा। इतना बना दीजिएगा, आपको तब जाकर 7 नंबर देगा, ठीक है। नहीं तो आप खाली टाउ एक्स वाई निकालते, खाली एक वैल्यू निकालते आप टाउ एक्स वाई, तो बताइए 7 नंबर का क्वेश्चन है, खुद सोचिए कि 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ए हॉलो शाफ्ट ऑफ डायमीटर रेशियो 3/8 इंटरनल डाया टू आउटर डाया। एक हॉलो शाफ्ट है जिसका इनर डाया और आउटर डाया का रेशियो है 3/8 है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 2020 में भी किए हैं, देखिए बनाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा। इज टू, इसी टाइप का था, मतलब सेम ऐसा नहीं था, इसी टाइप का था। इज टू ट्रांसमिट 375 किलो वाट पावर, पावर दिया हुआ है, आरपीएम दिया हुआ है, टॉर्क निकाल लेंगे, यानी टॉर्सनल इक्वेशन से मेरा ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। हम लोग गिवन डाटा देख के पता चल जाना चाहिए कि किस इक्वेशन से सोल्व होगा। तो टॉर्क दिया हुआ है ना, और आरपीएम यहाँ से टॉर्क पावर दिया हुआ है और आरपीएम दिया हुआ है रोटेशन पर मिनट, तो यहाँ से टॉर्क निकाल लेंगे। द मैक्सिमम टॉर्क बीइंग 20% ग्रेटर देन द मीन टॉर्क, द shear stress is not exceed 60 न्यूटन पर mm एंड ट्विस्ट इन ए लेंथ ऑफ 4 मीटर। इसका लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर का और shear stress दिया हुआ है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर होगा यहाँ पे। नोट टू एक्सीड 2 डिग्री, कैलकुलेट इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर विच वुड सेटिस्फाई बोथ द एबव कंडीशन। एज्यूम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी का जो वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता था, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है 0.85 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सबसे पहले इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमको इक्वेशन पता होना चाहिए, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, टॉर्सनल इक्वेशन। अब टॉर्सनल इक्वेशन लगेगा, ठीक है भाई, पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो जो आपका इनर डाया टू आउटर डाया का जो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3/8। अब हम इसको इनर डाया आउटर डाया है तो इस तरह से लिख देते हैं, एगो के स्मॉल डी लिख देते हैं, एगो के कैपिटल डी लिख देते हैं, ये भी सही रहेगा। ये आपका इनर डाया हो गया, ये आउटर डाया हो गया। तो यहाँ से हम अगर स्मॉल डी का यानी इनर डाया का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 3/8 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी यानी आउटर डाया। ये गिवन डाटा में लिखते जा रहे हैं अभी बाबू। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 375 किलो वाट, ठीक है, किलो वाट दिया हुआ था, 375 किलो वाट। अब आते हैं रोटेशन पर मिनट, एन का वैल्यू दिया हुआ 100 आरपीएम, टाउ का वैल्यू दिया है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ है 2 डिग्री, एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ है 2 डिग्री। जी का वैल्यू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है 0.85 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एल का वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। ये आपका गिवन डाटा हो गया।
अब सबसे पहले हम लोग को कौन सा इक्वेशन लगेगा, टॉर्सनल इक्वेशन। टॉर्सनल इक्वेशन आपको याद हो गया होगा, टॉर्सनल इक्वेशन क्या होता था, टी अपॉन जे पोलर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और आपका टाउ अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल। इसमें हमें जो वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमको मतलब जो निकालना रहेगा उसको इसी इक्वेशन द्वारा निकलेगा। जो दिया रहेगा पुट कर दीजिएगा, जो नहीं दिया रहेगा वो अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ये पकड़ में आ जाना चाहिए वो कौन सा इक्वेशन से सोल्व होने वाला, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, जो वैल्यू नहीं मालूम रहेगा वो आ जाएगा। तो हमको पहले टॉर्क पता होना चाहिए, टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क जब पावर दिल रहता है, रोटेशन पर मिनट दिल रहता है, तो टॉर्क हम आसानी से निकाल लेते हैं 2π/nt अपॉन 60 से। ये टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, तो टॉर्क के लिए हम क्या करेंगे, p इंटू 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2π/n। यहाँ सारा वैल्यू दिया हुआ है आपको। आपको 60 p का वैल्यू कितना था, 375 किलो वाट था। इसको वाट में किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड, वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहाँ गया पेन, एक सेकेंड। 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड बाई 2 इंटू 22/7। एन का वैल्यू कितना था, 100। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा आपका वैल्यू। अगर हम किलो वाट में रहने देते तो न्यूटन, किलो न्यूटन में आंसर आता, और वाट में चेंज कर दिए तो न्यूटन में आ जाएगा। 35.803 गुने 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका टॉर्क निकल गया। अब बोला था जो मैक्सिमम टॉर्क होगा, क्वेश्चन बोला था कि मैक्सिमम टॉर्क जो होगा मिनिमम टॉर्क का 20% ज़्यादा होगा। मैक्सिमम टॉर्क जो होगा मिनिमम मीन टॉर्क से 20% ज़्यादा, तो टी प्लस टी का 20%। तो टॉर्क कितना आया हुआ है अभी आपको, 35.803 गुने 10⁻³ ना था, देख लीजिए एक बार, एक सेकेंड। 35.803 गुने 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका मीन टॉर्क हो गया। मीन टॉर्क का कितना परसेंट ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, यानी उसी का 20% निकाल लेंगे। 35.803 गुने 20%। इसको कैलकुलेट कीजिएगा कैलसी पे, तो आ रहा है आपका 35.803 का 20% यानी 0.2, आप प्लस कितना हो जाएगा, जो आपका वैल्यू है 35.803 गुने 10⁻³ आ रहा है आपका वैल्यू 42.96 गुने 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। टाउ मैक्सिमम आ गया मेरा, ठीक है। अब हम टॉर्सनल इक्वेशन में क्या क्या दिया हुआ, अच्छा हम इस दोनों इक्वेशन से टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, जे क्या है, पोलर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम निकाल लेंगे π/32 डी नॉट का पावर 4 माइनस डी आई का पावर 4, मतलब आउटर डायमीटर के पावर 4 और इनर डायमीटर के पावर 4। हमको टाउ दिया हुआ है क्वेश्चन में, और रेडियस ऑफ शाफ्ट है, डायमीटर दिल रहेगा उसी का हाफ कर देंगे। यानी इस दोनों इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं डी नॉट और डी आई में रिलेशन। यानी हम टाउ मैक्सिमम बटा जे क्या है, पोलर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये टाउ है, ये आपका क्या है, आर है। हम इसका वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, कितना है आपका वैल्यू ये वाला, 42.96 गुने 10⁻³ बटा ये क्या होता है π/32 डी, ये अच्छा कैपिटल, यहाँ आउटर डाया को हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे थे, आउटर डाया को कैपिटल डी से डिनोट कर रहे थे पावर 4, इनर डाया को स्मॉल डी से पावर 4। यही हो गया पोलर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाउ का वैल्यू कितना दिल है, 60 इंटू किलो न्यूटन पर मीटर में दिल था, चेक कर लीजिए तो एक बार, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में, हम न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में, सही है, ठीक है। आपका टॉर्क का वैल्यू किस में था, न्यूटन इंटू मीटर में था, तो इसको भी हमको जो आपका वैल्यू है टाउ का वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नीचे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 6, तो ऊपर जाके 10 के पावर 6, यानी अगर इसको हम टाउ को कन्वर्ट करें तो 60 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, 60 टाउ का वैल्यू कितना, 60 इंटू 10 के पावर 6, अब बटा आर का वैल्यू डाया आपका आउटर डाया बाई 2, ठीक है। यहाँ से हमको डी का वैल्यू निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, π/32 डी के पावर 4 माइनस डी के पावर 4 इजकल इंटू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 10 के पावर 6 इजकल टू डी बटा 2 इंटू 42.96 इंटू 10 के पावर 3। और इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से डी के पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, डी के पावर 4 क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, कैपिटल डी के पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डी बटा कैपिटल डी के पावर 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है,
इंटू 60 इंटू 10⁶ इजकल टू D/2 इंटू 42.96 गुने 10⁻3। यहाँ से देखिएगा 10⁻3 से 3 कट गया, 3 बचेगा। डी से एगो डी कट गया, यहाँ पे 3 बचेगा। 2 से 2 कट गया, 16 दूनी 32 हो गया। और ये D/3 डी इनर डायर टू आउटर डायर का रेशियो क्वेश्चन में दिल था 3/8। तभी कितना बचा π/16 डी के पावर क्यू। अरे सोल्यूशन इसलिए बताना पड़ता है ना कि आप लोग मतलब कैलकुलेशन में डॉट पूछते हैं, कंसेप्ट में पूछिए। कैलकुलेशन में मान लीजिए किसी वजह से गुना करने में, भाग करने में मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप खुद ही करेक्ट कर लीजिए। जरूरी है कि इसको डॉट पूछना है। कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपका वैल्यू कुछ और आ रहा है, एक दो बार चेक कर लीजिए, अगर वही सेम वैल्यू आ रहा है तो फिर वही आपका आंसर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत, चलिए कोई बात नहीं। 3/8 के पावर कितना है, 4 है। 1 में से घटा देंगे, इसका आ जाएगा 0.9 π/16 डी के पावर 3, और ये वैल्यू आ गया पूरा 0.9802। ठीक है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। 3/8 के पावर कितना है, 4। 1 माइनस आंसर, हाँ सही है, इंटू 60 इंटू 10 के पावर 3 और इजकल टू 42.96। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, डी के पावर डी निकालना है ना। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आउटर डायमीटर। इसको कैसे निकालेंगे, 42.96 डिवाइडेड बाई कितना, पाई। और ये बाटा भागा में ना है तो ऊपर चल जाएगा गुना में, नीचे हो जाएगा पाई इंटू 0.9802 इंटू 60 इंटू 10 के पावर 3। और ये क्या है, डी क्यू। इसको अंडर रूट कर दीजिएगा तो कितना आ रहा है वैल्यू, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 42.96 इंटू 16 डिवाइडेड बाई पाई गुने 0.9802 इंटू 60 इंटू 10 के पावर 3, और ये आ रहा है इतना वैल्यू 3.72 गुने 10 के पावर -3। ये क्या है आपका, डी क्यू। तो इसका क्या कर देंगे, क्यूबिक कर देंगे, आंसर का 1 के पावर 3 कर देंगे। ये डी है तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके 3 मतलब क्यू था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 1 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.1459 मीटर आ रहा है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एमएम में। ये क्या आ जाएगा, एमएम में। 109 है तो इसको 5 कर देते हैं, 5 से ज़्यादा होता है एक आगे अंक बढ़ा देते हैं। ये कितना हो गया, इतना एमएम हो गया। आउटर डायमीटर निकल गया तो इनर डायमीटर कितना होगा, तो इनर बटा आउटर का वैल्यू कितना था, 3/8। हमें आउटर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, यहाँ पे देखिएगा, इनर का वैल्यू चाहिए आउटर का 155 इजकल टू 3/8। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 गुने 155/8। इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 3 इंटू 155 डिवाइडेड बाई 8 आ गया आपका 58.12। इनर डायमीटर कितना आ गया, 58.125 mm। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं। अब इसके आगे पूछा था कि अगर ट्विस्टिंग एंगल 2 डिग्री से एक्सीड नहीं करेगा तब डी का वैल्यू कितना होगा। तो हम फिर से इसका प्रोसीजर करेंगे। इस बार मेरा एंगल दिया हुआ है तो टॉर्सनल इक्वेशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा देख लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे टॉर्सनल इक्वेशन में क्या था, T/J τ/r इजकल टू G θ/L। तो अब इस दोनों फार्मूला का यूज कर लेते हैं, है ना, इस इक्वेशन का। T/J क्योंकि थीटा का वैल्यू दिल है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है। टॉर्क का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे सारा वैल्यू गिवन है आपको। थीटा का भी वैल्यू दिल है, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। टी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, डी का वैल्यू। टी का वैल्यू कितना था, 42.96 गुने 10 के पावर 3। जे का वैल्यू क्या होगा, पोलर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी π/32, वही आउटर का पावर 4 और इनर के पावर 4 इज इक्वल टू जी का वैल्यू कितना था, 0.85 इंटू 10 के पावर 5। और आपका अच्छा ये किस में दिया हुआ था वैल्यू, जो देख लीजिए पहले, क्योंकि हमको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड। न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमको मीटर स्क्वायर में लाना है, तो 10 के पावर 6 ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर 6। पता है ना कैसे, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो न्यूटन mm को मीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर -3 का होल स्क्वायर, है ना। तो 3 दूना कितना हो गया, 6, माइनस में 6 ऊपर जाके प्लस में 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे आइए एक सेकेंड, बटा अच्छा थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो π/2 डिग्री है ना, तो π/180 डिग्री से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 90। π/, कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाई एल का मान कितना है 4, एल का मान कितना है 4 मीटर। ठीक है, फिर बस आप कैलकुलेट कीजिए, सारा वैल्यू निकल जाएगा। 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 कट गया, यहाँ 3 बचेगा। कैलकुलेट कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 42.96 इंटू 4 मीटर।
इधर हो जाएगा 0.85 गुने 10 के पावर 5 और इंटू पाई बाई 90 इंटू पाई बाई 32। और ये डी के पावर 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बचेगा डी बटा डी के पावर 4, है ना। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे इसको 0.85, चलिए कर ही देते थोड़ा सा, तो ये पाई बाई कितना हो जाएगा 90 पाई बाई 32 डी के पावर 4 1 माइनस ई कितना हो जाएगा 3/8 के पावर 4। अब यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लीजिएगा जैसे ऊपर निकाल के लाए थे, तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू आ रहा है वो 0.1566 मीटर आ रहा है ना। इसको एम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 156.63 हो जाएगा। और इनर डाया करिएगा, आपको कौन सा डाया निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन में, दोनों बोलेगा तो दोनों, आउटर खाली बोलेगा तो आउटर। हमको क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल हमको यानी कि आपको आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर दोनों निकालना होगा। एक सेकेंड, तो ये तो आउटर डायमीटर आ गया, अब इसको हम क्या करते हैं इनर डायमीटर निकाल लेते हैं। तो डी बटा डी इक्वल टू कितना था 3/8, डी का वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू 156.63 आया 3/8। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है 3 इंटू 156.63 डिवाइडेड बाई 8 आ रहा है 58.73 आ रहा है। तो ये दोनों जो वैल्यू ग्रेटर होगा उस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे अडोप्ट कर लेंगे। मेरा दो वैल्यू हम निकालें, एक बार तो जब ट्विस्टिंग एंगल दिया हुआ था तब, और एक पहले निकाले थे, तो दोनों में जो ग्रेटर होगा तो लिख दीजिएगा यहाँ पे कि मतलब कि हम वैल्यू जो ये जो मतलब ले रहे हैं पहला और दूसरा में जो इसमें ग्रेटर होगा विच इज ग्रेटर, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू कितना है 156 वाला है, तो 163 मीटर आपका क्या हो जाएगा आउटर डायमीटर हो जाएगा। इनर डायमीटर में मैक्सिमम देख लीजिएगा कौन है, ये 58.73 है और इसमें कितना था 58.123 है, तो यही वाला दोनों का यही मैक्सिमम हो जाएगा डी इक्वल टू 58.73 ठीक है, मीटर नहीं क्लियर है दोनों क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो वैसे करवाया हुआ था लेकिन आप लोग का डाउट आया था कि इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि बोले कि ये 2020 में भी पूछा हुआ है 22 में भी पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, हो सके फिर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दे। तो बोले थे मतलब कुछ लोगों का डाउट आया था कि इस क्वेश्चन को फिर से डिटेल में थोड़ा समझा दीजिएगा। तो चलिए हम कोर्स आज इसको डिटेल में एकदम गहराई से समझते हैं। ये पूछ रहा है ना कि आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इसको पता करना है बाई मैक्सिमम। साथ ही इसमें इस क्वेश्चन में कोई डायमेंशन एरर है जिसके वजह से डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो या तो ये है इसको मीटर में कर लीजिएगा या ये आपका जो जीपीए दिया हुआ है वो एमपीए ये सब में कन्वर्ट करके करिएगा। मेरा जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे हम सॉल्यूशन कर देते हैं, लास्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हम चेंज करके देखेंगे, ठीक है। अभी अभी तो कोई काम नहीं, इसको दम लास्ट में काम आता है वैल्यू का, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अभी रहने देते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे कोई डायमेंशन को चेंज करके, ठीक है। यानी है ना, हमको लगता है यही कोई मीटर में होना चाहिए क्योंकि उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, है ना, डिफ्लेक्शन में आता है, ठीक है, अब वो मीटर में आ जा रहा है डिफ्लेक्शन। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे लास्ट में, पहले गिवन डाटा लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा में देखते हैं कि आपका ई दिया हुआ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 जीपीए यानी 210 जीपीए, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 3 mm इंटू 4 mm, ठीक है। लास्ट में इसको चेंज कर लेंगे। और क्या है यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, हाँ एल का वैल्यू दिया हुआ 12 मीटर और लोड एगो दिया हुआ है यूडीएल लोड है 100 किलो न्यूटन पर मीटर। अब किन्हीं का ये डाउट था कि वो इक्वेशन कहाँ से लाए थे, जो बोले थे ना ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू मोमेंट, ये इक्वेशन कहाँ से लाए थे। तो आपको 4th सेमेस्टर में इलास्टिक इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर पढ़ाए होंगे, ठीक है। और हम ऐसा बोलते हैं कि एक पढ़ाए होंगे, छोड़ते नहीं है, उस चीज़ को बताते ही हैं, बस बताते हैं कि कहाँ पढ़ना था, ठीक है। किन्हीं को तो मन में ये डर लग जाता होगा कि पीछे हम नहीं पढ़े तो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हम बताते हैं कि आप पीछे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हम तो यहाँ बता ही रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व क्या होता है, ये कहता है इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व कि जो आपका बाई हो वो क्या होगा डिफ्लेक्शन होगा, जो डी बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा आपका स्लोप होगा, डी बाई डी एक्स क्या होगा स्लोप होगा। ई आई डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका बेंडिंग मोमेंट होगा, क्या होगा बेंडिंग मोमेंट, एक सेकेंड, बेंडिंग मोमेंट होगा। और एक बार और डिफरेंशिएट इसको कर दीजिएगा, ई आई डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू, ये क्या होगा आपका शियर फोर्स होगा, क्या होगा शियर फोर्स। एक बार और इसको
एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, ई आई अपॉन डी के पावर 4 बाई डी एक्स के पावर 4, ये आपका क्या होगा, रेट ऑफ लोडिंग होगा, रेट ऑफ लोडिंग होगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व है। हमें यूज करना है आपका डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, तो हम इस बीम में बेंडिंग मोमेंट तो आराम से निकाल सकते हैं, ये बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पुट करके इसी को डबल इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, यही इक्वेशन क्यों ले रहा है, ऐसा भी किन्हीं के मन में सवाल होगा कि यही क्यों इक्वेशन क्यों ले रहा है। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड है, मतलब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, और एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बाई बन जाएगा। अब बाई को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेक्शन, है ना। तो हमको डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है, तो हम इसी इक्वेशन को लेंगे। अगर 3 बार इंटीग्रेशन करते तो ये वाला इक्वेशन ले लेते। हमको डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करना है, यानी डी टू अपॉन डी वाई, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको एक बार इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे बाई हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए, तो हमको बाई लाना है ना, तो इसी इक्वेशन को लेके चलना पड़ेगा। अब समझ में आया कहाँ इसका ओरिजिन था। तो यही लोगों को डाउट आ गया होगा, तो पूछ रहे थे कि इसको फिर से बता दीजिएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ सकते हैं। अब ये इक्वेशन इलास्टिक कर्व वाला इक्वेशन यूज करते हैं, ई आई डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट के बराबर होगा। मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो मोमेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन कितना हो जाएगा, 100 गुने 12, 1200 हो जाएगा। तो आर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600, और ये आर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। शॉर्ट में रिएक्शन निकालने के लिए सिखा दिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। 100 गुने डिस्टेंस से गुना कर दीजिए और हाफ हाफ कर दीजिए, ठीक है। मोमेंट निकालना है, हम कहीं सेक्शन कट कर लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पे क्या करते हैं, सेक्शन कट कर लेते हैं। तो यहाँ से मोमेंट निकाल लीजिएगा। तो ये मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू, चलिए सेक्शन नीचे काटते हैं हम लोग, यहाँ पे सेक्शन काट लेते हैं, ये सेक्शन काट लिए, ठीक है। ये क्या था आपका, आर ए कितना था, 600 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे यूडीएल लोड लगा हुआ था कितना का, 100 किलो न्यूटन पर मीटर का, और डिस्टेंस ही कितना ले लिए, एक्स, जहाँ सेक्शन काटे। मोमेंट यहाँ का क्या हो जाएगा, तो आर ए इंटू, हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते हैं जहाँ पे सेक्शन काटे हैं वहाँ पे, तो आर ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स, माइनस 100 इंटू एक्स। 100 इंटू एक्स तो अभी लोडे बना, क्योंकि हम लोड जानते हैं कि यूडीएल रहता है और डिस्टेंस से गुना कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, टोटल लोड बन जाता है। और ये लोड बनता है कहाँ पे आता है, सेंटर पे, x/2 पे, x/2 पे। तो ये लोड जो है 100 गुना एक्स, 100 गुना एक्स, इसको मोमेंट बनाने के लिए डिस्टेंस से गुना करना पड़ेगा, यानी 100 गुने एक्स लोड हो गया, और इसमें डिस्टेंस कितना से गुना कर देंगे, x/2, क्योंकि यूडीएल में जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटर पे लगता है। तो यह मेरा क्या निकल गया, आपका मोमेंट निकल गया। आर ए का वैल्यू कितना था, तो आर ए का वैल्यू जो था वो 600 किलो न्यूटन था। लेकिन अभी हम जनरल इक्वेशन लेके चल रहे हैं ना, तो इसको 600 नहीं करते हैं, इसको हम इसको जनरल फॉर्म में रहने देते हैं, WL/2 के फॉर्म में। लोड आपका W था, हम पूरा सेक्शन को देख रहे हैं, लोड मेरा W था, और लेंथ जो 12 मीटर था उसको L ले लिए, तो आर ए का वैल्यू कितना आ जाता था, WL/2। इधर आर बी का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, WL/2। तो हम इसको अभी जनरल फॉर्म में रहने देते हैं, अभी 600 न्यूटन नहीं लिखते हैं, 600 किलो न्यूटन, अभी हम WL/2 के फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, WL/2x माइनस 100, इसको भी WA के फॉर्म में, जो लोड है उसको भी WA के फॉर्म में रहने दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। यही आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, कहाँ पे है, जहाँ पे सेक्शन काटे हैं। तो ये जो इक्वेशन हम लिखे थे इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा EI/D2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, W/2x माइनस WX स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन, यही इक्वेशन है। अब इसको हम क्या करके चलेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, डबल इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या ले लीजिए, एक इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, एक डबल इंटीग्रेशन मेथड है, तो एक बार इंटीग्रेट कीजिए फिर इंटीग्रेट कीजिएगा, है ना, 2 बार इंटीग्रेशन करना है। अगर इसको हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, EI/D2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा यहाँ पे WL/2x माइनस WX स्क्वायर बाई 2। इसको करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में D2 है तो ये वो कम हो जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, और डिफरेंशिएशन मतलब घटाना, मतलब कम करना, ठीक है। मैंने जैसे भी आप समझिए, तो D2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, स्क्वायर नहीं सॉरी, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। इसका वैल्यू इधर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो WL/2 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा, WX³ अपॉन जितना, देखिए इंटीग्रेशन में ना, मान लीजिए कि x के पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जो है उसी में एक जोड़ दीजिए और उतना ही से नीचे भागा दे दिया जाता है। तो
तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक जोड़ दिए और उतना ही से भागा दे दिया, नीचे पहले से 2 था तो 2 × 3। अब ये इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट आता है जिसका नाम दे दिए C1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर से इसको इंटीग्रेशन कीजिए क्योंकि डबल इंटीग्रेशन मेथड है, तो अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो ई आई और एक अवरी क्या हो जाएगा ई बाई, क्योंकि एक बार फिर से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ई आई और डी बाई अपॉन डी एक्स का क्या, ये तो डिफरेंशिएशन है, उल्टा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में तो बाई हो जाएगा। इसको फिर से इंटीग्रेशन कीजिए तो डब्ल्यू एल बटा टू तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो 2 × 2, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस डब्ल्यू बटा 3×6 तो ये बाहर हो जाएगा, लेकिन एक्स क्यू का क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4/4 प्लस C1x, है ना। इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 3। अच्छा C1x, C1 का भी यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो C1x हो जाएगा प्लस एगो और कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलेंगे C2। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है कि जैसे ये आपका बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसमें कहाँ डिफ्लेक्शन 0 देखने को मिलता है, तो डिफ्लेक्शन यहाँ सपोर्ट पे 0 मिलता है, ए पे और बी पे आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा 0 होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होता है सेंटर पे होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होता है सेंटर पे होता है, क्लियर है। वही स्लोप की बात करें तो स्लोप कहाँ 0 होता है सेंटर पे स्लोप 0 होता है। स्लोप को हम थीटा से भी दिखाते हैं या डी वाई अपॉन डी एक्स से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सेंटर पे स्लोप 0 होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, ठीक है, यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने का मतलब हम ले लेते हैं कि मेरा डिफ्लेक्शन कहाँ 0 होगा, तो 0 होगा सपोर्ट पे। सपोर्ट पे मतलब एक्स, अगर हम वैल्यू एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दे, मतलब हम एक सेक्शन काटे थे, ये डिस्टेंस कितना था एक्स था, तो एक्स का मान 0 का मतलब कहाँ पे रहेंगे सपोर्ट पे रहेंगे, तो एक्स का वैल्यू 0 मतलब सपोर्ट पे, तो सपोर्ट पे मेरा डिफ्लेक्शन क्या होता है 0 होता है। और एक्स इक्वल टू 0 है मतलब कहाँ पे है हम एट सपोर्ट ए। जहां पे x इक्वल टू 0 है तो वहां पे डिफ्लेक्शन आपका क्या है 0, मतलब उल्टा हम बोल दिए, हम ऐसा बोलेंगे कि डिफ्लेक्शन मेरा 0 कहाँ पे है तो सपोर्ट पे है, और सपोर्ट पे x का वैल्यू क्या होगा तो x का वैल्यू 0, 0 से स्टार्ट 0 0 ऐसे बढ़ेंगे तब तो x का वैल्यू बढ़ते जाएगा, x का वैल्यू 0 का मतलब सपोर्ट पे, ठीक है, क्लियर हुआ। हम फिर से एक बार बोलते हैं कि मेरा डिफ्लेक्शन कहाँ 0 होगा तो सपोर्ट पे x का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे x क्या है 0 है, आगे बढ़ेगा तो बढ़ते जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 है, तो x का वैल्यू 0 पुट कीजिए कहाँ जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन कौन वाला है आपका यही वाला है डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, यही वाला है डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं ई आई बाई इजकल टू डब्ल्यू एल अपॉन 2 × 2 एक्स क्यू बटा 3 माइनस डब्ल्यू बटा 6 एक्स के पावर 4/4 प्लस C1x प्लस C2। हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई वाला पूरा 0 हो जाएगा, x के जगह 0 रखेंगे तो ए भी वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, ए भी पूरा 0 हो जाएगा, और ये बाई भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाई का वैल्यू 0 होगा कब जब x का वैल्यू 0 होगा। तो जहां जहां x 0 पुट किए तो बाई भी 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x 0 कहाँ सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन क्या होता है 0, है ना। बचा C2 का वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक है। अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं स्लोप में। स्लोप कहाँ पे 0 होता है तो स्लोप कहाँ अभी बता रहे थे सेंटर पे, कहाँ पे होता है सेंटर पे, यानी L/2 पे। तो x का वैल्यू कितना हो गया L/2। सपोर्ट कहाँ पे 0 होता है सॉरी स्लोप कहाँ पे 0 होता है सेंटर पे, स्लोप कहाँ पे 0 होता है सेंटर पे, सेंटर का मतलब L/2, यानी x का वैल्यू क्या हो गया L/2, जहां पे स्लोप का मतलब d/dx क्या हो जाएगा 0। तो आइए स्लोप का इक्वेशन लिखिए। स्लोप का इक्वेशन क्या था E/dy अपॉन dx इजकल टू WL/2 x²/2 माइनस W/2 x³/3 प्लस C1। इसको तो बनाते बनाते रटा जाता है ये चीज, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। d/dx 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, L/2 यानी x के जगह क्या पुट करना है आपको L/2, तब पुट कीजिए, ये तो 0 हो गया पूरा वैल्यू। WL/2 x का वैल्यू कितना पुट करना है L/2 का होल स्क्वायर बटा 2, ये तो पहले से 2 था, x का वैल्यू L/2 का होल स्क्वायर माइनस W/2 x का वैल्यू L/2 का होल क्यू, और नीचे पहले से 3 है प्लस C1। इसको कैलकुलेट कीजिए, मतलब एक्सपेंड कीजिए इसको, WL/2 ये क्या हो जाएगा L² और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस W/2 L क्यू हो जाएगा 2 दूनी 4 8 या 24 प्लस C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यानी माइनस में तो उधर प्लस में WL/क्यू अपॉन 24 दूना 48, ये क्या हो जाएगा WL/क्यू अपॉन 8 दूनी 16, इसका वैल्यू आ जाएगा 48 एलसीएम ले लेंगे, 16 दूनी 48 माइनस 2 WL/क्यू 24 दूना 48, यानी C1 का वैल्यू आ गया माइनस WL/क्यू अपॉन 24, C1 का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या निकालना है डिफ्लेक्शन ना,
हम C1 C2 हमको डिफ्लेक्शन वाला में अननोन था। हम डिफ्लेक्शन के पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या था? WL/4 x³ W/6 x⁴ प्लस C1 x प्लस C2। हमको C1 का वैल्यू C2 का वैल्यू आ गया है ना? तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं WL/4 लिख दे इसको अब। और L⁴ है तो नहीं, सॉरी एल एक अभी x रहने देते, एक सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? WL मिटाना जल्दी। ये कितना हो गया? WL/4 हो गया, ठीक है। W6×4 x⁴ हो गया। C1 का वैल्यू कितना था बाबू? C1 का वैल्यू माइनस था, माइनस ऑफ, इसको माइनस में पुट कर लेते, माइनस WL³/24x। C2 का वैल्यू क्या आया था? 0। अब ये आपका आ गया डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। EI/2 WL/12 माइनस W/24 x⁴ माइनस WL³/24x। ये आ गया डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। हम जानते हैं डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होता है? हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है? तो सेंटर पे होता है। सेंटर का मतलब L/2 पे, यानी x के जगह L/2 पुट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में, तो आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। यानी मैक्सिमम हमको डिफ्लेक्शन चाहिए तो हमको क्या करना होगा? एक्स के जगह L/2 पुट करना होगा, यानी L/12 एक्स के जगह L/2 का पावर 3 W/24 एक्स के पावर L/2 के पावर 4 माइनस WL⁴ एक्स के जगह कितना पुट करेंगे? L/2। इसको कैलकुलेट कीजिए, इक्वेट कीजिए, आ जाएगा आपका WL और ये हो जाएगा 3 3 एक हो जाएगा 4 2 4 12 ठीक 96। दम खाटी हम पढ़े हुए हैं इक्का दुक्का 12 ठीक 96। एल के पावर कितना हो गया? 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 24 कितना हो जाएगा? इतना बड़ा गुना नहीं आता है मुंह से। 16 गुनी 24 384 आ गया, 384 माइनस WL के पावर क्या है? 4 24 दूना 48। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो डाउनवर्ड है, यानी माइनस में आ जाएगा 5 WL⁴/384। यानी आपका इक्वेशन आ गया EI मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितना पे होगा? अच्छा, हमको सिर्फ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ना चाहिए तो हम E/I के वैल्यू को भी उधर भेज देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अरे मिटरता ही नहीं जल्दी है, चलिए छोड़िए इसको। हमको बाई मैक्सिमम चाहिए तो EI को भेज देंगे इधर 5 WL⁴ 384 EI। अब ये तो हो गया, बस हमको लेंथ पुट करना है, W पुट करना है। -5 इंटू W का वैल्यू कितना था? 100 किलो न्यूटन पर मीटर। हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए तो 100 इंटू 100 किलो न्यूटन पर मीटर था, तो किलो न्यूटन पर मीटर में रहने देते 100। एल के पावर कितना था? एल का वैल्यू 12 था, 12 के पावर 4 384। ई क्या होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 जीपीए दिल था, तो उसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर 6 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। और आई का वैल्यू क्या है? दिया हुआ है आपका 3 mm इंटू 4 mm। तो बताइए इतना क्रॉस सेक्शन रहता होगा 3 mm इंटू 4 mm का। अगर जैसे क्वेश्चन दिल है और उसी बनाना चाहते हैं तो 3 mm को मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 0.3 हो गया, 0.004 हो गया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है। डिफ्लेक्शन mm में आना चाहिए, 15 mm 20 mm 2 mm 4 mm ऐसे करके। माइनस में भी आ सकता, मतलब माइनस तो रहने करेगा, मतलब 0.00 ऐसे आए, लेकिन ये मीटर में आ रहा है 16,000 कुछ कुछ समथिंग आ रहा है, उतना डिफ्लेक्शन होगा। तो इसलिए इसको आप चेंज कर लीजिए। अगर आंसर मिलाना चाहते हैं, आंसर समझना चाहते हैं, जिसमें इसमें कोई बच्चा होगा जो जानता होगा कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं आएगा, वो सोल्व किया होगा तो लग रहा होगा कि इतना डिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है। तो कंसेप्ट गलत नहीं है, वो आपका डिजिट गलत दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अंक गलत दिया हुआ है। तो इसको मीटर में करके देखिए कितना आ रहा है, तो क्या होगा? BD⁴/12। तब मीटर में हम लेके बनाते हैं, ठीक है, मीटर में। तो 3 मीटर इंटू 4 मीटर, तो 3 गुने 4 का होल क्यूब/12। इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। और नहीं तो फिर आपको जैसे क्वेश्चन दिल है उसी पुट करना चाहते हैं तो MM में ही रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए